नमस्ते, मैं आशिक पांडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राहु इन ऑल 12 हाउसेस। लॉर्ड राहु का सभी 12 घरों में रिजल्ट क्या होता है, प्रिडिक्शन क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना जानना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आपको 4 जो ग्रह हैं, राहु, केतु, सैटर्न एंड मार्स, से डर लगता है कि उनका रिजल्ट क्या होगा। उसी में से हम आज राहु देव के बारे में बात करेंगे। जो अच्छा, वीडियो के बीच-बीच में मैं केतु के विषय में भी डिस्कस करता रहूँगा और जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी उनको बताता चलूँगा, और रेमेडीज़ भी मैं बताऊँगा जो कि सारी बिहेवियरल रेमेडीज़ होंगी। अगर आपसे हो पाए तो उनको ट्राई करिएगा, आपको उससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। राहु केतु के विषय में जब आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने अमृत पी करके अमरत्व को प्राप्त किया था। नेक्टर का पान किया और उन्हें अमरत्व की प्राप्ति हुई। जो ग्रह होने की उपाधि या जो आशीर्वाद कह सकते हैं आप, वो उन्हें ब्रह्मादेव से मिला था। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप दोनों को ग्रह के रूप में जाना जाएगा, पूजा जाएगा, माना जाएगा। राहु और केतु दोनों जो हैं छाया ग्रह हैं, छाया ग्रह कहते हैं उनको। इसका मतलब क्या हुआ, वीडियो में पहले मैं अभी एक इंफॉर्मेशन आपको दे दे रहा हूँ और एक बेस बिल्ड कर दे रहा हूँ ताकि आगे की वीडियो आपको समझ में आएगी। राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह कहा जाता है। छाया ग्रह होने का क्या मतलब है, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में उसका क्या रोल होता है। छाया ग्रह कहने होने का मतलब ये है कि जिस भी साइन में वो बैठते हैं, अगर वो एरीज में बैठे हैं तो वो मार्स के तरीके से बिहेव करेंगे या फिर वो मार्स की क्वालिटीज को ले लेंगे। अगर वो जेमिनाई में बैठते हैं तो वो मर्क्यूरी की जो क्वालिटीज होती हैं उसको लेंगे। अगर वो लियो में बैठे हैं तो वो सन की क्वालिटीज को लेंगे। तो ऐसे छाया की तरह जिस भी साइन में ये बैठते हैं, ये उसके रिजल्ट को डिलीवर करते हैं, उस ग्रह के कारकत्व को अपना लेते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्पोजिटर तो मैटर करता है, हर एक प्लैनेट के लिए डिस्पोजिटर मैटर करता है, बट राहु और केतु के लिए जो डिस्पोजिटर का इंपॉर्टेंस है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। जो डिस्पोजिटर का महत्व है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो छाया ग्रह होने का एक छोटा सा मतलब ये होता है, और बहुत सारे महत्व होते हैं इसके, बट एक मतलब ये होता है। अब यहाँ से हम राहु के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, केतु पे किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। राहु को डार्क प्रिंस भी कहा गया, मर्क्यूरी प्रिंस है, मर्क्यूरी को राजकुमार कहा जाता है और राहु को डार्क प्रिंस कहा जाता है। इसीलिए जेमिनाई में जब मर्क्यूरी के साथ राहु मिलते हैं, अभी मर्क्यूरी का और राहु का कंजंक्शन हुआ है एक्वेरियस में, जिस भी हाउस में होगा वहां से आपको रिजल्ट मिल रहा होगा। तो राहु को आप जेमिनाई में एग्जॉल्टेड मानिएगा और केतु को आप सेजिटेरियस में एग्जॉल्टेड मानिएगा। मैं बता रहा था कि राहु को डार्क प्रिंस भी कहते हैं, राहु को डार्क प्रिंस भी कहा जाता है, और ये एक कारण भी है कि राहु जेमिनाई में एग्जॉल्टेड होते हैं। डार्क प्रिंस कहने का पीछे जो है, जो कारकत्व है राहु का, जब आप राहु के कारकत्व को देखते हैं उसमें वर्ल्डली डिजायर, सडन इवेंट्स, स्मोक, ग्रीड, मैनिपुलेशन, इल्यूजन, फॉरेन एलिमेंट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। किसी भी क्लासिक में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे राहु को बहुत पॉजिटिव नहीं बताया गया, उसे हमेशा एक उस प्लेनेट को हमेशा एक निगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया गया, और इसका रीजन भी है। लेकिन आप अपने लाइफ में जब भी कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि हाउ आई कैन डू इट एंड हाउ इट इज पॉसिबल, तो वो बिना राहु देव के आशीर्वाद के नहीं होता है, वो बिना राहु की ब्लेसिंग्स के नहीं पॉसिबल है। और ये जो भी यहाँ पे मैंने कारकत्व बताया है, अगर राहु पॉजिटिवली प्लेस्ड है और आपके चार्ट में वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, अभी मैं डिस्कस करूंगा कि राहु कब पॉजिटिव रिजल्ट देता है और कब नेगेटिव रिजल्ट देता है, बस एक पैरामीटर डिस्कस करूंगा इसका। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको इस वीडियो में डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, और वो आप खुद से जज भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो पॉजिटिवली प्लेस्ड है आपके चार्ट में तो राहु कैन डू वंडर्स। जिन्होंने भी कुछ ऐसा काम किया है लाइफ में कि वो बिल्कुल अनअचीवेबल सा लगता है, या बहुत सालों तक उसको किसी ने अचीव नहीं किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे हम कहते हैं, वो बिना राहु के पॉसिबल नहीं होता है। राहु जब बुरा भी करते हैं तो वो अनअचीवेबल होता है, और जब अच्छा करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है,
उसको भी अचीव कर पाना, इट इज नॉट दैट इजी। राहु को अगर आप कालपुरुष कुंडली में देखेंगे तो राहु तीसरे घर, छठे घर, 10वें घर और 11वें घर के कारक ग्रह हैं। राहु को देखेंगे डिजायर्स का कारक भी कहा जाता है, इच्छाओं का कारक भी कहा। जब भी आप कोई पिक्चर देखते हैं राहु की, तो उसमें ऐसे उनका जो है पूरी बॉडी उनकी नहीं है, फेस है, और उस फेस में ऐसे खुला हुआ है और वो पूरे अर्थ को अपने अंदर ले रहे हैं, सारी चीजों को वो खा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो पैर नहीं है, सिर्फ धड़ नहीं है, पूरा ये धड़ नहीं है, सर है सिर्फ। और दूसरी चीज है जो वो सिंबॉलिक वो जो पिक्चर है, वो डिजायर्स को दिखाती है कि राहु के पास कितनी डिजायर्स हैं। और जो पैर और धड़ ना होने का एक मीनिंग है वो ये है कि जब भी राहु का कोई इफेक्ट होता है उसमें फाउंडेशन नहीं होता है। आप देखेंगे जब भी राहु की दशा आएगी या जब भी राहु का कोई इफेक्ट आपके लाइफ में दिखेगा, तो वहां पे जो फाउंडेशन है वो मिसिंग होता है। वो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर राहु, लेट्स सपोज किसी का राहु इल इफेक्ट दे रहा है और किसी का राहु बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है, दोनों चार्ट्स में एक इंसान अच्छा करेगा, एक इंसान बुरा करेगा, लेकिन दोनों के चार्ट्स में, दोनों के लाइफ में आपको ये सिमिलैरिटी मिलेगी कि दोनों के लाइफ में वो फाउंडेशन मिसिंग होगा, वो प्रिपरेशन मिसिंग होगा। उनको प्रॉपर एक रिजल्ट दिखेगा और उस रिजल्ट के लिए वो काम करेंगे, और वो बीच में उनको, अगर राहु बहुत अच्छा है तो बीच में बाकी जगह से आपको हेल्प मिलती जाती है, आप चीजें करते जाते हैं। और राहु बुरा है तो आप एक लूप में फंसते हैं, गलत चीजें करते हैं और वो आपको गलत इफेक्ट उसका मिलने लगता है। अगर राहु किसी के चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे लगन में बैठ गया या फिर कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि लगन में बैठ के ही वो प्रोमिनेंट होगा, वो दशा में या फिर कोई अच्छे कनेक्शंस बन गए उस दशा में उसके, तो उस दशा में जो आप काम करोगे, आप बहुत लोगों को देखते होगे, दे आर लाइक, मुझे सिर्फ करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, आई वॉन्ट टू डू इट एंड आई विल डू इट। वो जो इंस्पिरेशन है ना, वो राहु का इंस्पिरेशन है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका लाइफ में कोई भी काम करने से पहले दे आर जस्ट आया, बस अचानक से कर दिया। वो जो फाउंडेशन का प्रिपरेशन है वो जो नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं राहु से आता है। तो जो मैं फाउंडेशन की बात कर रहा था, उसमें देखेंगे राहु कहीं भी प्लेस्ड होता है। अगर राहु फोर्थ हाउस में, ये कंसल्टेशन का ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इनको गाड़ी लेनी थी और बहुत दिनों तक प्लान हुआ, डिले हुआ, प्लान हुआ, डिले हुआ, और लास्ट में प्रश्ना के बावजूद, मना करने के बाद भी, वो बिना अनप्लान्ड गाड़ी ले ली गई, अनप्लान्ड उसका ट्रांसपोर्टेशन करा दिया गया। और उसमें लगभग लगभग 21 डेज का डिले हुआ, और उस डिले की वजह से इतना मेंटल फ्रस्ट्रेशन, इतना मेंटल इट वाज वेरी टॉर्चरस। और उस 21 डेज के ड्यूरेशन में भी मैंने कम से कम 20 बार प्रश्न किया होगा। तो जहां भी राहु प्लेस्ड है ना, वो सिंबॉलिक मीनिंग ये है वो लिग ना होने का, कि जब भी आप वहां से जुड़ा हुआ कोई काम करोगे, अगर वो मैलेफिक इफेक्ट दे रहा है तो फाउंडेशन उसका मिसिंग होता है। और वो वही प्रॉब्लम है राहु की, वही प्रॉब्लम है राहु का, वही जो रिजल्ट है वो राहु का बुरा रिजल्ट है। राहु ऐसा नहीं है कि राहु इज जस्ट वेरी एंग्री ऑन यू एंड ही वांट्स टू किल यू एंड ऑल दैट, नो। अगर आप जो बिहेवियरल रेमेडी कहते हैं, यही तो बिहेवियरल रेमेडी होती है कि अगर आप अपने दिमाग को ठीक कर लें, अपने बिहेवियर को ठीक कर लें, अपने आसपास की चीजें ठीक कर लें, तो जो स्पिरिचुअल रेमेडीज होती हैं, आप अगर राहु अगर आपको कोई इल इफेक्ट दे रहा है, आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, तो अगर खुद को ना ठीक करें, तो हो सकता है कि उसका वो प्रॉपर रिजल्ट उस पूजा का, उस आराधना, उस साधना का ना आए आपके लाइफ में। लेकिन अगर आप बिहेवियरल रेमेडीज करते हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो दूसरी जो चीज है इसमें, राहु केतु को आर्मी भी कहते हैं, सेना। आर्मी कहने के पीछे जो मीनिंग है वो है कि आर्मी कैसे काम करती है। आर्मी आर्मी कमांडर के या फिर किंग के आदेश पे काम करती है। वो आर्मी ऐसा नहीं कि वो बैठी है अचानक से अपने मन से डिसाइड कर लिया और किसी कंट्री पे हमला कर दिया या फिर कुछ और करने लग गए। होता नहीं है, बहुत कंट्रीज में होता है, पैरेलल गवर्नमेंट बन जाती है वो, या फिर वहां पे जो है तख्ता पलट कर दिया जाता है, वो भी राहु का ही इफेक्ट है। वो जब आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो वो भी राहु का ही इफेक्ट है। लेकिन राहु केतु को आर्मी कहने के पीछे मीनिंग ये था कि ये
जो डिस्पोजिटर होता है इनका, जिसके साइन में बैठे होते हैं, जैसे जेमिनाई में बैठे हैं, अगर राहु जेमिनाई में बैठा है तो मर्क्यूरी, एरीज में बैठा है तो मार्स, लियो में बैठा है तो सन, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। वो कहाँ पे प्लेनेट प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं ये, फ्री होके काम नहीं करते हैं। अभी मैं बहुत शॉर्ट में ब्रीफली आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि आगे 1-2 और वीडियोस मैं राहु पे बना दूं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। राहु का जो एक कारकत्व है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, इट इज स्मोक एज वेल, एंड स्मोक इज एरी, क्वालिटी जो है वो एरी है। थॉट का, इमेजिनेशन का, अगर राहु बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपके चार्ट में प्लेस्ड है, तो जो थॉट्स होते हैं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, और कोई भी इंसान है अपने लाइफ में कुछ भी ऐसा कर रहा है कि वो बिल्कुल अनइमेजिनेबल है, अगर आपको खुद पे लग रहा है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, दैट इज ओनली कॉज यू आर ब्लेस्ड बाई लॉर्ड राहु। चार्ट में जितने ग्रह हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छे लाइफ में इफेक्ट्स दे सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको दे सकते हैं, बट जो राहु दे सकते हैं वो कोई और प्लैनेट नहीं दे सकता है। तो जो एरी उनका सिग्निफिकेशन है, स्मोक जो कहा जाता है, तो स्मोक वो सिर्फ बुरा ही नहीं है। अब देखें, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इसका यूज होता है, या फिर जब आप राहु का इफेक्ट देखेंगे किसी के चार्ट में, तो एडिक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। मैं बुरे इफेक्ट्स पे थोड़ा कम जाऊंगा, पॉजिटिव रखने का वीडियो को ट्राई करूंगा। तो जो राहु का जो एरी नेचर है, जो इमेजिनेशन है, जो जो जेमिनाई भी है वो भी क्वालिटी में एरी ही है। तो ये जो राहु का क्वालिटी है, वो स्मोक वाला जो मैंने डिस्कस किया, वो अगर राहु वेल प्लेस्ड है, जो जेमिनाई का साइन है वो भी एरी है, थॉट्स का साइन होता है, आपके करेज का साइन होता है थर्ड हाउस, आपके इमेजिनेशन का होता है, सबकॉन्शियस माइंड का होता है। अगर राहु वेल प्लेस्ड है, जितने भी लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि उनके थॉट ने पूरे के पूरे जनरेशन को चेंज किया है, आप देखेंगे राहु उनका इतना ब्रिलियंटली प्लेस्ड है। एक एग्जांपल यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का। राहु 8th हाउस विथ एक्सॉल्टेड मार्स, एक्सॉल्टेड मार्स के साथ उनका राहु है। जो डिस्पॉजिटर है सैटर्न, वो 10th हाउस में है। बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड उनका राहु है। एंड यू नो व्हाट ही डिड, किसी के भी चार्ट में अगर राहु बहुत अच्छा है तो वो इतने अच्छे इफेक्ट्स देगा कि वो फिर जनरेशनल होते हैं। अब वो कुंडली की ताकत कितनी है, चार्ट कितना ताकतवर है, वो हो सकता है कि आप अपने जो भी जनरेशनल कर्सेज हैं, आप उनको खत्म करने वाले बन जाएं। जो घर में आपके बहुत दिनों से दिक्कत चली आ रही थी, पॉवर्टी हो सकता है, कोई मैरिटल इशू हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, प्लेसमेंट के हिसाब से उसको आप खत्म करने वाले बन सकते हैं अगर राहु वेल प्लेस्ड है तो। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, राहु केतु जो है वो मून के नोड्स हैं, और मून आपके मन के, मस्तिष्क के कारक होते हैं। तो राहु केतु का जो इफेक्ट है, वो सबसे पहला इफेक्ट आपके मेंटल कॉन्फ़िगरेशन पे आता है। जो मेंटल, जो सबकॉन्शियस स्ट्रक्चर है, जो आपका सोचने विचारने की क्षमता है, जब भी राहु की दशा शुरू होगी तो उसका फिजिकल इफेक्ट बाद में दिखेगा, पहले उसका जो मेंटल इफेक्ट है वो दिखेगा। वो जैसा प्लेस्ड है वैसा दिखेगा, लेकिन मेंटल इफेक्ट आपको पहले उसका दिखेगा और ज्यादा दिखेगा। और वहीं से चीजें जो है, एक विचार आता है और वहीं से सारी चीजें, सारे कॉन्सिक्वेंसेस बनते जाते हैं। राहु केतु को आप देखेंगे तो जो आपका पास्ट लाइफ है और जो ये लाइफ है, जो अभी प्रेजेंट लाइफ है, उसके बीच में ब्रिज का काम करते हैं। उसके केतु इज द कारक फॉर 8th हाउस एंड राहु इज द कारक फॉर 3rd हाउस। सो रिवर्स को भी आप देखते हैं राहु से। तो जो ये ब्रिज का काम है, जो कार्मिक एंगल है आपके लाइफ का, उसको जो जोड़ने का काम करते हैं वो राहु केतु करते हैं। चार्ट में कहीं पे भी देखना है कि मेजर कार्मिक एंगल कौन सा है, कौन सा वो एरिया है जो बहुत कार्मिकली डेंस है लाइफ में, वो आप राहु केतु से देखेंगे। राहु केतु को आप सोल मैग्नेट के तरीके से समझ सकते हैं। एक जो है आपको पास्ट की तरफ लेके जाता है, एक जो है फ्यूचर की तरफ लेके जाता है, एक जो है बहुत ज़्यादा आउटवर्ड आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, और जो केतु है, राहु इज आउटवर्ड एंड केतु इज इनवर्ड, कोर में जाके। केतु अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कार्मिकली डेंस से चार्ट में, तो ऐसे लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप देखेंगे दे आर
जस्ट रोमिंग अराउंड कि ऐसा था टाइम, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, अभी वो नहीं हो रहा है। और राहु बहुत ज़्यादा कार्मिकली डेंस है, इल इफेक्ट दे रहा है, देन दे आर लाइक आई जस्ट वांट टू डू दिस इन 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 1 ईयर, आई डोंट हैव एनी प्लान, I don't have any foundational ground, but I want to do it and I will do it. सो ये दोनों जो ग्रह हैं वो आपके सोल के होल्ड करते हैं उसके पास्ट और प्रेजेंट को। अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया, अगर इनमें बैलेंस बना लिया, दैट इज व्हाट ट्रू हैप्पीनेस इज। इफ यू आर लिविंग इन प्रेजेंट, इन्हीं जो ग्रह, यही जो दोनों ग्रह हैं, इनके ऊपर का, इनके ऊपर की जो विजय है, और जिसके चार्ट में अच्छे हैं ये, दे आर एब्सोल्युटली मास्टरमाइंड। आप उनको देखिएगा जिनके चार्ट में बहुत ज़्यादा, अगर ये दोनों प्लैनेट्स किसी राजयोग में शामिल हो गए, किसी अच्छे इफेक्ट में, अच्छे किसी ग्रह के साथ बैठ गए, देन दे विल मेक यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब ये चार्ट अच्छे प्लेस्ड होते हैं तो ऑब्वियसली आप एक बैलेंस बना पाते हो अपने पास्ट और फ्यूचर में। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो फ्यूचर को एक पॉजिटिव रूप से देखने की ताकत है एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में जो है, बिना राहु और केतु के पॉजिटिव इफेक्ट के वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, इफ यू वांट टू बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर, देन यू नीड लाइक रियली ब्रिलियंट राहु एंड केतु। अदरवाइज फिर एस्ट्रोलॉजी को बहुत लॉन्ग समय तक, बहुत लंबे समय तक कैरी कर पाना, इट इज़ नॉट वेरी मच फिजिबल फॉर यू। तो जो राहु और केतु का बैलेंस है वो अगर आपने लाइफ में बना लिया, और अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड नहीं है ये प्लैनेट्स, अगर आपको कोई इल इफेक्ट भी दे रहे हैं, तो अगर आपने बैलेंस बना लिया बिहेवियरल रेमेडीज के थ्रू या फिर और भी रेमेडीज परफॉर्म करके, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। और लाइफ में अगर स्केल अप करना है, लाइफ में अगर इफ यू वांट टू ग्रो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, देन यू नीड राहु एंड केतु, स्पेशली राहु। आपको राहु की जरूरत पड़ेगी इस जीवन में। अब बात कर लेते हैं हम राहु केतु के कब ये अच्छे रिजल्ट देते हैं और कब बुरे रिजल्ट देते हैं। अच्छा रिजल्ट अगर आपको देखना है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और वो उन सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे डिस्कस कर पाना इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर मी। अगर आपको जानना होगा, सीखना होगा कि कब राहु केतु जो है, और इट इज़ नॉट दैट टफ इफ़ यू वांट टू नो दैट कि राहु केतु कैसे रिजल्ट किसी चार्ट में दे सकते हैं प्राइमरी लेवल पे, देन आई विल टेक अ क्लास। आप कमेंट कर दीजिएगा और इन्फॉर्म कर दीजिएगा मुझे। अगर एटलीस्ट 20-25 लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, देन आई विल टेक क्लास ऑन दैट कि राहु केतु का रिजल्ट हम कैसे देखते हैं चार्ट में। जो प्राइमरी पैरामीटर है यहाँ पे वो है, अगर राहु केतु किसी भी एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं, या फिर केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, और किसी केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं। आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे किसी का राहु कैप्रिकॉन में है 5th हाउस में, और उसको एग्जॉल्टेड जुपिटर 11 से देख रहा हो, बहुत अच्छा राहु है। और ये चार्ट का जिसकी कंसल्टेशन की है मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। राहु वॉज इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉन एंड सैटर्न वॉज इन द 4th हाउस इन द साइन ऑफ सेजिटेरियस, एंड जुपिटर वॉज एक्सॉल्टेड इन द 11th हाउस। एंड जुपिटर वॉज एक्सॉल्टेड, जुपिटर केंद्र का लॉर्ड हुआ, वर्गो असेंडेंट, 4th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर बैठा। और माई क्वेश्चन वॉज दैट राहु की दशा बहुत अच्छी होगी। देन ही सेड राहु ने ही जो दिया है हमें दिया है, एंड दिस राहु इज नॉट गुड फॉर फादर। पिताजी, मैंने पूछा था कि पापा को कुछ बोन्स वगैरह का इशू हुआ क्या, तो 2 बार फ्रैक्चर हुआ, अभी वो चल नहीं पा रहे हैं, तो वो राहु फादर के लिए अच्छा नहीं है। अब चार्ट में ये भी होता है, अब वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी चीज़ें टेक्निकल होती हैं, उसको एक वीडियो में समअप कर पाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर वो राहु डिविजनल चार्ट्स में, अगर किसी पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में अच्छा प्लेस नहीं है, अगर वही राहु आपके बहुत अच्छा है D1 में, और वही राहु D10 में अच्छा नहीं है, तो हो सकता है अपनी दशा में, अपनी अंतर्दशा में जब भी उसको रिजल्ट देना हो, प्रोफेशन 360 डिग्री चेंज कर देगा या डिस्टर्ब कर देगा आपको। और बहुत चार्ट्स में ऐसा होता है कि एक एरिया में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बट एक एरिया बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो वो डिविजनल चार्ट के आप प्लेसमेंट से देखते हो कि वो राहु कैसा रिजल्ट दे रहा है डिविजनल चार्ट्स में। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि राहु को आप ऐसे देख सकते हैं, अगर बेनिफिक प्लैनेट के साथ कोई भी कनेक्शन बन रहा है, किसी राजयोग में शामिल है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कैप्रिकॉन असेंडेंट है, अगर उसका राहु 8th हाउस में ही है, 8th हाउस के राहु को उतना अच्छा नहीं कहा जाता है। अगर वो 8th हाउस में है, लियो साइन में होगा, और मर्क्यूरी
वीनस और सन 7th में आ गए। तो अब मर्क्यूरी और वीनस का कैप्रिकॉन असेंडेंट में मिलना, 9th और 5th लॉर्ड 10th लॉर्ड का मिलना एक राजयोग हुआ, और उसके साथ उसके डिस्पॉइस्टर का बैठ जाना वो राहु को कुछ हद तक बेनिफिट बना देगा। वहां पे राहु अच्छे इफेक्ट देने लग जाएगा। आप इसको और भी डिविजनल चार्ट्स में चेक कर सकते हैं। अब इसमें बहुत और भी चीज़ें होती हैं कि एस्पेक्ट कैसा है, जो डिस्पॉइस्चर है उसके अंदर ताकत कितनी है, दशा आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मायने रखती हैं आप किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट देखते हैं तो एक ये बेसिक पैरामीटर है जिससे आप राहु का रिजल्ट देख सकते हैं। अगर राहु केतु के बारे में और आपको जानना होगा, समझना होगा, तो आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने राहु केतु के बारे में लिख रखी हैं ऑलरेडी, और बहुत डिटेल्ड है। कोई भी वहाँ पे कोई भी अगर आप पढ़ोगे तो इट इज़ जस्ट लाइक हर एक पोस्ट एटलीस्ट 300 वर्ड से ऊपर की है, और इट इज़ नॉट लाइक कि वन लाइनर है और बहुत कोई एक डिक्टिम उठा के लिख दिया। बहुत एक्सप्लेन करके उसको और बहुत अच्छे से समझा के वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। कुछ मेरी खुद की चीज़ें हैं जो मैंने फाइंड करी हैं कंसल्टेशंस के थ्रू, पढ़ाई करके, जो भी मैंने अब तक किया है एस्ट्रोलॉजी में, वो मैं वहाँ पे लिखते रहता हूँ। आप उसको पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे। अब हम डिस्कस करते हैं राहु केतु का, जिसका फाइनली आप इंतजार कर रहे थे। राहु केतु का 12 घरों में रिजल्ट क्या होगा, क्या उसका प्रिडिक्शन होगा, क्या वो रिजल्ट दे सकते हैं। तो बात करते हैं राहु इन द फर्स्ट हाउस। राहु फर्स्ट हाउस में है तो क्या रिजल्ट हो सकता है। देखिए, राहु जब पहले घर में होता है तो जो आपका थॉट प्रोसेस होता है, जो आपका मेंटल बिहेवियर होता है, वो नॉर्मल नहीं है। वो या तो थोड़ा लेफ्ट है या राइट है। लेफ्ट राइट का मतलब क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो निगेटिव हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। अगर राहु वेल प्लेस्ड है, डिस्पोजिशन बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बहुत अच्छे प्लैनेट्स का उस पर एस्पेक्ट है, तब तो बहुत अच्छी बात है। यू गोना डू समथिंग रियली रियली गुड। अगर वो डिस्टर्ब है राहु, अगर आपको परेशान करना चाहता है, तो पर्सनैलिटी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे देगा, कन्फ्यूजन दे देगा। देर इज़ वन फ्रेंड ऑफ माइंड, राहु मून लगन में, अगर मून वहाँ पे बैठा है तो फिर थोड़ा सा मेंटल एक डिस्टर्बेंस मैं कह सकता हूँ, नॉट मेंटल इलनेस, बट हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन लाइफ में ज़्यादा हो जाता है। डिसीजंस आप कुछ गलत ले लेते हो और वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उनका जो राहु है वो लगन में है। एस्ट्रोलॉजी जब मैं उनसे मिला तो एस्ट्रोलॉजी को उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने समझाया, बताया चार्ट पे, देन बिल्कुल प्रेडिक्शन दे दे के प्रूव करना पड़ा। और ये भी नहीं कि जब प्रेडिक्शन दे दिया तो भरोसा हुआ, चीज़ें हुई। जब चीज़ें लाइफ में इम्प्लीमेंट हो गई उनके रिलेशनशिप में या फिर जो भी और भी लाइफ का एरिया था, तब जाके उनको लगा कि हाँ ये चीज़ जो है काम कर रही है एंड ही हैज़ नॉलेज। तो राहु जब लगन में बैठता है तो थोड़ा सा पर्सनैलिटी में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, अगर वो इल इफेक्ट दे रहा है तो। और अगर अच्छा इफेक्ट दे रहा है देन यू कैन डू एज आई सेड एक्स्ट्रॉर्डिनरी। हाँ, एक प्रॉब्लम राहु जो लगन में है, जो आइडेंटिटी है आपकी, जो सेल्फ लगन, जो मार्स का घर है वो, सन वहाँ पे एग्जॉल्टेड होते हैं। मार्स का घर है वो, आपकी बॉडी है, आपका हेल्थ है। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को लेके एक जो है इल्यूजन या कंफ्यूजन रहता है, आप ऐसे कह सकते हो। आप किस साइन में है और जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है वो बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर राहु पहले घर में है तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को लेके एक इनसिक्योरिटी या फिर एक अलर्टनेस आ जाता है आपके बिहेवियर में, और वो दिखता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अलर्टनेस 200% इट इज गोइंग टू गिव यू। राहु लगन में होगा, मास का घर है, हेल्थ जैसे मैंने बताया, हेल्थ भी वहां से आप देखते हो लगन से। तो मैंने जो कंसल्टेशंस में देखा है, जो मैंने रिसर्च अपना किया इस पे, वो उसमें ये पता लगा कि जो वेट है, वजन, वो ऑल ऑफ सडन बढ़ेगा और ऑल ऑफ सडन घटता है। आप किसी का भी राहु लगन में है तो देखना उनका जो वेट का एक यू कैन से जो वेट का पैरामीटर है वो फिक्स नहीं रहता है। वो बहुत जल्दी गेन करेंगे और बहुत जल्दी वेट लॉस भी होगा उनका। मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। इसके अलावा अगर राहु लगन में है तो आफ्टर 36, इवन आफ्टर 30 आई कैन से,
देयर कैन बी सम इशू ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, या फिर जिसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। राहु का जो एज होता है वो 42 होता है, जिसे आप कहते हैं मिडिल एज क्राइसिस, हम उसे कहते हैं। वो राहु लगन में बैठ के प्रोमिनेंटली आपको देगा। मिड एज क्राइसिस जो है राहु लगन में बैठ के बिल्कुल देगा आपको। अब आप उसको कैसे यूज करते हो, उस क्राइसिस को पॉजिटिव वे में करते हो, कोई चीज नहीं बनाते हो, कोई नया थॉट देते हो, या फिर वो जो क्राइसिस है वो आपको परेशान करता है, वो जो राहु का डिस्पोजिटर है, जो राहु का ओवरऑल कॉम्बिनेशन है वो बताएगा, उससे हमें पता चलेगा। राहु का जो यहाँ पे एक और इफेक्ट है, जो पहला घर है, इट इज एज आई सेड इट इज योर आइडेंटिटी। तो जब जब राहु पहले घर में होता है, आप देखेंगे इनका जो प्राइवेट लाइफ है और इनका जो पब्लिक लाइफ है, इसमें बहुत बड़ा गैप होता है, और ये सबके होगा। अगर अब वो मैटर करता है कि वो कितना, अगेन आई एम रिपीटिंग इट मल्टीपल टाइम्स, दैट रिजल्ट ऑफ राहु, राहु का जो रिजल्ट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो किसी भी प्लेनेट के साथ है। बट अगर वो कहीं भी इल इफेक्ट दे रहा है, तो आपको दिखेगा कि प्राइवेट लाइफ कुछ और है, पब्लिक लाइफ कुछ और है। प्राइवेट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो ये इंसान पब्लिक लाइफ में पोर्ट्रे नहीं करना चाहता है, या फिर वो आइडेंटिटी की वजह से हो सकता है, वो सेल्फ वर्थ की वजह से हो सकता है, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, डिपेंड ऑन साइन। बट एक जो मिसमैच है प्राइवेट और पब्लिक का, वो दिखता है कभी कभी अगर राहु गलत साइन में है, डिस्पोजिटर कहीं गलत जगह पे चला गया, तो ऐसे ही लोग एक्सपोज होते हैं लाइफ में कभी ना कभी। वीडियोस वायरल होना, फोटोज वायरल हो जाना, या फिर कुछ और किसी भी तरीके से एक्सपोज हो जाना। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके ऊपर उसका गलत इफेक्ट आएगा। तो उस तरीके से एक्सपोज हो जाना, राहु इन द लगन इट कैन गिव यू। सो इफ यू हैव राहु इन द लगन, आई एम नॉट मेकिंग यू मैं डरा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट, माई जॉब इज टू मेक यू अवेयर। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑब्वियसली ये जर्नलिस्टिक वीडियो है, यहाँ पे मैं बिल्कुल आपके चार्ट के हिसाब से नहीं बता सकता हूँ चीज़ों को, तो आप इसको वैसे ही लीजिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर राहु लगन में है, लगन से कोई भी कनेक्शन बन रहा है राहु का, तो और जब आदमी एक्सपोज होता है तो वो सडन होगा। ऐसा नहीं होता कि बहुत इन्फॉर्मेशन है और आप पे मैसेज आया कि नहीं अब आपको एक्सपोज किया जा रहा है किसी डिपार्टमेंट द्वारा, या किसी और फील्ड में भी वो हो सकता है। वो आलाप राहु का एक बहुत प्राइम सिग्निफिकेशन है कि जो होता है अचानक होता है। आप बैठे हैं, अचानक मैसेज आया, ये हो गया और वो हो गया, आप उसमें बहुत हाथ पैर नहीं चला पाते हैं। अगर राहु बहुत अच्छा है तो, अगर लगन में बैठा है बहुत अच्छा, आप इस इंसान से बात करके देखिए, दे आर नॉट रेडी टू लिसन यू। दे आर लाइक इफ आई वांट टू डू इट आई विल डू इट, नो मैटर आप क्या कहने वाले हैं, कैसे कहने वाले हैं, वो करेगा इंसान उसको जो करना है। वो फिर सुनता नहीं है किसी की। अगर राहु लगन में बैठा है और बहुत ही अच्छा बन गया वो, जो मैंने पहले पैरामीटर्स बताए, और डिविजनल चार्ट्स में भी वो अच्छा होता चला गया, और D10 में बहुत अच्छा हो गया कर्म में, तो प्रोफेशन में तो फिर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको ये दे सकता है। राहु जब लगन में बैठा है तो इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट ये होता है, अगेन यू हैव टू कंसिडर इट पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव। जो आउट ऑफ बॉक्स आइडिया होता है ना, राहु जो है वो, उसे हम आउटकास्ट प्लैनेट भी कहते हैं। तो राहु जब लगन में बैठा है तो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, वो ये इंसान जो ये कर सकता है अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में है ये, जो ये सोच सकता है, वो किसी के बस की बात नहीं है। वो कोई भी आइडिया आपको नहीं दे सकता है। फॉलोअर्स बहुत अच्छे बना देता है राहु जब लगन में है, बहुत अच्छा है, वेल प्लेस्ड है राहु। तो लिए बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, अगर राहु लगन में है तो फॉलोअर्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं। राहु लगन में है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना सफाइस होगा राहु लगन के लिए। कोशिश करूंगा और वीडियोस बना के मैं इस चीज़ को कवर करूं थोड़ा होलिस्टिकली। रेमेडी जो है बिहेवियरल रेमेडी है इसके लिए। राहु कहीं भी प्लेस्ड है, अगर आपको लग रहा है कि वो बुरा इफेक्ट दे रहा है, तो सबसे अच्छी रेमेडी है भगवान भोलेनाथ की पूजा करना। इसके अलावा एटीट्यूड को हम्बल रखना, मेडिटेशन करना, थोड़ा सा अपने आप को डेली सुबह उठ के ये समझाइए कि मैं भगवान नहीं हूँ, कोई है जो ऊपर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है।
आप बताइए डेली, ऐसे-ऐसे टच करिए खुद को कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, कुछ तो ऐसा है जो कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ों को। इसके अलावा जो भी आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी आया ऐसे दिमाग में, पॉज़ एंड थिंक अबाउट इट। आप अपने लाइफ में ना डिसीजंस डिले करिए अगर राहु लगन में है तो। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ ये, एंड इट्स वर्क लाइक मैजिक। अगर राहु लगन में है तो डिसीजन डिले करिए लाइफ में, और जानबूझ के करिए। अगर थॉट आ रहा है कोई, तो उसे कुछ दिन बैक एंड पे रखिए, कुछ दिन बैक सीट पे रखिए, प्रोसेस चलने दीजिए धीरे धीरे थोड़ा। अचानक से कुछ भी मत कर लीजिए लाइफ में। और देखेंगे राहु जब लगन में है, अपने आसपास देखिए, वो ट्रबल में ही इसलिए है कि उसने कुछ ऐसा अचानक से कर लिया अपने लाइफ में, जो ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा था, बस उसे करना था, आई वांट टू डू इट एंड ही दे डिड इट, और वो फिर प्रॉब्लम वहां से क्रिएट हुआ। तो ये राहु की कुछ बिहेवियरल रेमेडीज हैं अगर वो लगन में है तो। अब बात करते हैं राहु इन द सेकंड हाउस। राहु सेकंड हाउस में होता है, जहां भी राहु बैठता है उसका एक एजेंडा ये होता है कि उस हाउस से जुड़ी हुई डिजायर्स को थोड़ा बढ़ा देता है। वो कैसा है, कैसे कैसे बढ़ाएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, पॉजिटिव नेगेटिव यू हैव टू सी इट, बट वो उस वहां के डिजायर्स को बढ़ा देगा। जब सेकंड हाउस में राहु होता है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल जो एक डिजायर है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है इनके अंदर। आप देखेंगे, मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट्स देखे हैं, एंड वो रहता है कि एक पैसे का पैसे का भूख रहता है अंदर थोड़ा सा। अगर वो बहुत पॉजिटिव है, किसी सात्विक प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है, सात्विक प्लेनेट से वो दृष्ट है, तो थोड़ा कंट्रोल रहेगा। मार्स, सैटर्न, राहु अगर सेकंड हाउस में ही बैठ गए तो फिर थोड़ा सा आपको दिखेगा बिहेवियर में। वन ऑफ माय कजिन इज हैविंग सैटर्न मार्स राहु इन द सेकंड हाउस। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ये। कभी कभी ऐसा इंसान कुछ ऐसी चीजें बोल देगा। स्पीच पे हमेशा आपको कंट्रोल रखना चाहिए अगर सेकंड हाउस में राहु है तो। कभी भी किसी को ऐसी चीज मत बोलिए, और स्पेशली इन द फैमिली, कि वो दूसरे को हर्ट करे, दूसरे को ट्रबल हो। राहु केतु वैसे भी जब सेकंड हाउस से लिंक होते हैं तो कहा जाता है कि बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वाक सिद्धि जिसे कहते हैं वो मिलता है राहु केतु के सेकंड हाउस के प्लेसमेंट से, या फिर सेकंड हाउस को देख लें, सेकंड हाउस के लॉर्ड से लिंक हो जाए तो वो मिलता है। तो ऐसी कोई चीज़ किसी को मत बोलिए जो बहुत उन्हें ट्रबल कर दे। वैसे भी कोई चीज़ इन जनरल भी ऐसी चीज़ किसी को मत कहिए कि हर्ट करे। इसके अलावा एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ में या फिर वेल्थ अर्निंग में, पैसे कमाने के लिए कोई ऐसा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया मत सोचिए अपने लाइफ में। डोंट डू इट, कि ऐसा कुछ अतरंगी सा आइडिया लेके आप आ गए कि आपको बाद में ट्रबल हो गया। उस पर ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा। फैमिली में ट्रबल हो सकता है कोई ना कोई पैसे को लेके, मोर इम्पोर्टेंटली, एंड वॉट एवर साइन इट इज, इफ देयर इज लेट्स सपोज कैंसर का साइन है, देन प्रॉपर्टी का हो सकता है, घर का हो सकता है, व्हीकल्स का हो सकता है। साइन के हिसाब से जो भी वहाँ पे राशि है उसके हिसाब से वो आपको ट्रबल दे सकता है फैमिली में। उस डिस्प्यूट को कोशिश करिए कि उसमें एक और कड़ी आप मत बन जाइए। राहु सेकंड हाउस में है तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि आप उन्हें कंसल्टेशन में भी समझाइए कि अच्छा, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, आपने प्रश्न किया वो भी निगेटिव आ रहा है, आपने चार्ट देखा वो भी निगेटिव हो रहा है, और आप उस इंसान से कह रहे हो कि आप मत उलझिए, एंड दे आर लाइक आई जस्ट वांट टू डू इट, मुझे चाहिए ये चीज़, है ना, उन्होंने बहुत मेरे साथ गलत किया है। विक्टिम मेंटालिटी भी कभी कभी दे देता है। तो कोशिश करिए कि ये जो राहु का थोड़ा इफेक्ट है सेकंड हाउस का, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। राहु जब दूसरे घर में होता है तो आप इसको रेमेडी भी समझ सकते हैं, और रेमेडी समझ के सकते हैं, रेमेडी है ये। थोड़ा सा खाने पीने की जो आदत है, जो फूड हैबिट्स हैं, दे आर नॉट वेरी अप्रोप्रिएट। अगर बहुत सात्विक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, सात्विक प्लैनेट का उस पर एस्पेक्ट है, सात्विक साइन में है, अगर बेनिफिशियल है तो वो अच्छा हो सकता है। अदरवाइज कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक गड़बड़ी होती है खाने पीने की आदत में। सो अगर राहु सेकंड हाउस के इल इफेक्ट से आपको बचना है तो बहुत अच्छी बिहेवियरल रेमेडी है कि अपने फूड हैबिट्स को ठीक रखिए, सात्विक खाना खाइए, राहु की एनर्जी को और मत बढ़ाइए, राहु को और प्रोमिनेंट मत करिए। अगर वो मेलेफिक बन रहा है, वो बुरे इफेक्ट दे रहा है तो। और वो सिर्फ राहु के लिए नहीं है। खाना, जितना आपका खाना शुद्ध होता है,
उतना ज़्यादा जो मॉनेटरी टर्म्स में वो जो हाउस है आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। जो कुटुंब है उसके लिए वो बेनिफिशियल होगा, अच्छा होगा। सेकंड से जो फोर्थ होता है वो फिफ्थ हाउस होता है, जिसे हम गट भी कहते हैं, आपका जो पेट होता है। और आयुर्वेद में देयर इज अ थिंग कि अगर आपका पेट ठीक है, गट हेल्थ ठीक है, तो एवरीथिंग इज फाइन। अगर गट हेल्थ में गड़बड़ी है तो वहीं से सारे रोग जो है वो धीरे धीरे करके आपके शरीर में पनपते हैं। तो अगर आप अपनी खाने पीने की आदत को ठीक रखते हैं तो वो राहु का जो इल इफेक्ट है वो धीरे धीरे आपको बेनिफिट इफेक्ट देना शुरू करेगा। इसके अलावा बहुत जगहों से पैसा लेना, लोन लेना, या फिर कभी कभी हम कहीं से लोन ले लेते हैं, किसी और से पैसा ले लेते हैं अगर ज़रूरत होती है तो, या फिर हम किसी को दे देते हैं। ये देना भी नहीं है आपको पैसा, लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपको पैसा किसी को उधार भी नहीं देना है। और ट्राई करिए कि अगर आप पैसा दे रहे हैं देन मेक श्योर कि वो पैसा आपके पास वापस आ जाए, लेकिन कम चांसेस होते हैं। तो कोशिश करिए कि ना पैसा आप लीजिए और ना पैसा आप जो है उधार किसी को दीजिए। राहु सेकंड हाउस में जब होगा तो आपको अपने लाइफ में सडन फाइनेंशियल राइज, सडन फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कोशिश करिए कि वो जो सडन ग्रोथ है फाइनेंशियल वो पॉजिटिव हो, उसे नेगेटिवली ना लाया जाए, अपनी लाइफ में कुछ गलत काम करके ना लाया जाए। बहुत सांप जो है वो टंग होती है, बहुत तीखी जबान हम कह सकते हैं। वाक सिद्धि के साथ साथ तीखी जबान भी होती है। लाइक इफ अगर राहु की दशा है और या फिर राहु का कोई पीरियड चल रहा है, आप उनसे बात करिए, 1 मिनट आप नहीं बात कर सकते हैं। दे आर लाइक सो रूथलेस वाइल टॉकिंग। सो अगर ऐसा कुछ इफेक्ट है राहु का तो उसको कंट्रोल करिए, यही रेमेडी है। तो अब बात करते हैं राहु इन द थर्ड हाउस की। राहु तीसरे घर में होते हैं तो क्या इफेक्ट्स होता है उनका, क्या रिजल्ट होता है उनका। राहु जो है तीसरे घर में, इट इज वन ऑफ द ब्रिलियंट प्लेसमेंट इन द होल चार्ट। अगर तीसरे घर में है तो, या तीसरे घर से कोई भी संबंध है उनका तो, छठे घर के बाद छठे घर में भी बहुत अच्छा वो प्लेसमेंट माना जाता है। तीसरा घर भी अच्छा होता है। तीसरे घर में तीसरा जो घर है वो उपाच्य है। एंड देयर इज अ रूल इन एस्ट्रोलॉजी, बहुत थंब रूल है ये, कि जब भी किसी उपाच्य घर में कोई मैलेफिक है, सिक्स हाउस में कोई मैलेफिक हो, 10th में मैलेफिक हो, 11th में मैलेफिक हो, थर्ड में मैलेफिक हो, देन इट्स गुड, इट्स फाइन, वो अच्छा रिजल्ट देता है आपको। तो राहु जब तीसरे घर में है तो वो आपको बहुत फियरलेस बनाएगा, बहुत करेजियस बनाएगा। इसके अलावा फियरलेस और करेजियस बनाने के अलावा जो इस राहु का एक आप अच्छा इफेक्ट कह सकते हो, वो होता है जो आज का सोशल मीडिया का दौर है, उसमें आपके फॉलोअर्स बनना इज बिट इजियर देन अदर्स। वहाँ पे आप, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ कर पाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने अकाउंट बना लिया एंड देयर आर थाउजेंड ऑफ पीपल वेटिंग फॉर यू, नो, नथिंग लाइक दैट। If you have genuine talent, if you are using that energy in a positive manner, if there is someone to guide you positively, then yes, definitely you can be a phenomenal person in your life, no doubt about it. अपार्ट फ्रॉम इट, राहु का जो तीसरे घर में जो रिजल्ट होता है वो सिबलिंग्स का जब आप देखेंगे तो एक कार्मिक कनेक्शन होता है। जो भी सिबलिंग्स हैं आपके, कहीं ना कहीं एक होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लेनी पड़ेगी आपको, या कोई ना कोई उनसे कार्मिक एक्शन उनके द्वारा आपके लिए किया जा सकता है, जो आपको वो राहु कैसा प्लेस्ड है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए वो कैसा होने वाला है। हाँ, राहु तीसरे घर में जब होगा तो इसके अलावा बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करने वाला, बहुत अच्छा वक्ता आपको बनाता है, ऑब्वियसली अगर अच्छा प्लेस्ड है तो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसका मिसयूज मत करिए, किसी को पर्सुएट मत करिए निगेटिवली, किसी के लिए बुरा मत कहिए, किसी को ट्राई मत करिए कि आप चीट करें अपनी स्पीच से, अपने कम्युनिकेटिव स्किल्स से, उसकी उसका वो मत करिए, ट्राई मत करिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने जो फादर इन लॉ हैं, जो आपके ससुर जी हैं, कोशिश करिए उनसे कंड्यूसिव जो है संबंध बने रहें। और ऑब्वियसली लाइफ में देखिए, जो भी आपसे बड़े हैं, अगर वो है उस लायक, अगर वो रिस्पेक्ट करने लायक हैं,
ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो इंसान आपको गाली दे रहा है देन यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, नो, नथिंग लाइक दैट। इफ देयर इज समवन जिसकी आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द प्लेसमेंट ऑफ राहु, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। आपको एक जो जनरल रिस्पेक्ट का पैरामीटर है उसको बना के चलना चाहिए अपने लाइफ में, वो किसी के लिए भी हो सकता है। बट अगर राहु थर्ड हाउस में है तो बिल्कुल आप अपने फादर इन लॉ से एक अच्छे रिलेशंस बना के रखिए। और लाइफ में इन्हीं लोगों का, जो आपसे बड़े लोग होते हैं, जो आपसे छोटे लोग होते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से या उन्हीं के आप कह सकते हैं वेल विशेस से आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यू आर डूइंग वेरी ऑसम, वेरी ब्रिलियंट, देन इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट जो भी आपके साथ लोग हैं उनके बारे में भी ये है। उनके कर्मों से भी आप आगे बढ़ते हैं, देन ट्राई टू बी अ बिट ऑफ respectful to others. And if Rahu, as I am repeating it again, राहु तीसरे घर में है, तो फादर इन लॉ के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखिए। एंड और राहु जब तीसरे घर में है आपका, तो ऑब्वियसली यू हैव आई कैन से जो एक बोल्ड डिसीजन लेने का एक ऑरा होता है या जो विल पावर होता है, ऑब्वियसली आपके पास होगा। उसका पॉजिटिवली यूज करिए, किसी और को सताने के लिए, किसी और को दुखी करने के लिए, अपना ईगो प्रूव करने के लिए, उसके लिए मत करिए। राहु जब तीसरे घर में होता है तो ये टेंडेंसीज देखने को मिल सकती हैं। रेमेडी क्या है? जो भी रिजल्ट अभी तक बताया है वो नहीं करना है। जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको कोशिश करिए पॉजिटिवली करिए। अगर राहु बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली आप लाइफ में ग्रो करोगे, आपको लाइफ में बहुत सारे मौके मिलेंगे। अगर प्लैनेट्स आपके अच्छे हैं तभी आप ग्रो करेंगे, तो उसका मिसयूज मत करिए, उसको पॉजिटिवली यूज करिए। पहली बिहेवियरल रेमेडी तो ये है। इसके अलावा जब भी आप किसी से बात करते हैं तो थोड़ा लहजे को नॉर्मल करके, लहजे को एक पॉजिटिव तरीके से उनसे बात करिए, कम्युनिकेट करिए पॉजिटिवली। एक जो मैंने इल इफेक्ट राहु का तीसरे घर में देखा है, वो वॉशरूम में फ़ोन लेके जाना एक थोड़ा गलत होता है ये। तो ट्राई टू नॉट परफॉर्म इट, और ये मत करिए आप। हाँ, अब बात करते हैं राहु इन द फोर्थ हाउस। बहुत सारे क्लासिक्स में जो फोर्थ हाउस है उसको पाताल लोक बताया गया, एंड इट इज़ द प्लेस ऑफ राहु। एंड इस राहु को कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द क्लासिक एज ऑफ नाउ, बट स्लीपिंग राहु कहते हैं यहाँ जब चौथे घर में राहु होता है। तो पहले जो सबसे पहली प्रोमिनेंट चीज होती है वो वास्तु घर का डिस्टर्ब होता है। आप देखिएगा ये, और वास्तु कहीं ना कहीं वास्तु नहीं होगा तो कहीं ना कहीं घर में कुछ ऐसी चीज जरूर होगी। अगर आपने वास्तु का कंसिडर करते हुए अपना घर बनवाया है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक चीज होगी जो घर के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्टर्ब करती है। वो घर के पीछे कोई पानी का निकलना हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। वो थोड़ा सा घर के एक इन्वायरमेंट को कह सकते हैं, या फिर घर के जो उसका सेप होता है उसको डिस्टर्ब करती है। राहु जब फोर्थ हाउस में होता है तो मेंटल पीस के लिए इट इज नॉट वेरी गुड। इंसान को थोड़ा बहुत रेस्टलेस कर देता है एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है। और 42 के बाद तो जो राहु की एज होती है उसके बाद थोड़ा ये ज़्यादा हो जाता है। रेस्टलेसनेस कह सकते हैं, या फिर आप उसको अगर एक और शब्द कहना चाहें, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ है बट वी आर फीलिंग ब्लैंक, कि कुछ मिसिंग है, कुछ है जो अभी वी नीड समथिंग। वो वाली फीलिंग राहु फोर्थ हाउस आपको प्रोमिनेंटली दे सकता है। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ राहु आपको प्रॉपर्टी इशूज, और जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था वो व्हीकल वाला, कि वो ट्रांसपोर्ट होने में उतना टाइम लग गया, तो व्हीकल के इशूज अपनी दशा में, या फिर प्रॉपर्टी के इशूज, ऐसे इशूज आपको राहु फोर्थ हाउस में बैठ के दे सकता है। तो उनका ध्यान रखिए, कोई ऐसा काम मत करिए अनप्लैंड जहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड वर्क आपने नहीं किया और अचानक से उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर दिया, तो ऐसे काम मत करिए। अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, ट्राई टू इवेलुएट इट, ट्राई टू जो भी फैक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हैं पॉसिबल, वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज का हो सकता है, वो बिल्डर्स से हो सकता है, वो ब्रोकर से हो सकता है, जो भी उसमें इन्वॉल्व है,
सारे पैरामीटर्स को आप खंगालिए अच्छे से, देन आप डिसीजन लीजिए। इसके अलावा राहु 4th हाउस मदर के साथ, जहाँ पे भी राहु है उस रिलेटिव के साथ अगर वहाँ पे कोई लिविंग सिग्निफिकेशन है उस हाउस में, कोई रिश्ता बन रहा है उस हाउस से, देन देयर इज सम कार्मिक रिलेशनशिप, एंड वो जो रिश्ता है उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी आपको। तो जो भी सिग्निफिकेशन है, जो भी प्लैनेट दिखा रहा है किसी भी हाउस में, अगर राहु वहाँ पे है 4th हाउस में है तो मदर हो जाएंगी, तो कोशिश करिए कि उनसे एक कंड्यूसिव रिलेशनशिप आप बना के रखिए, उस रिलेशनशिप को आप डिस्टर्ब मत करिए। आप खुद से पूछिए अगर 4th हाउस में राहु है कि आपके लिए कंफर्ट क्या मायने रखता है और क्या कंफर्ट है। ऐसे लोगों को लाइफ टाइम ये नहीं तय कर पाते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर देम, गुड इन द सेंस ऑफ क्या कंफर्टेबल है, क्या सुख दे रहा है आपको, सुख भाव है चौथा घर, तो आपको जेन्युइनली क्या सुख दे रहा है उसको आप सोचिए, उस पर मंथन करिए। अगर ऐसा कंफ्यूजन है आपके भी लाइफ में तो वो डिसाइड करिए। आप ऐसे लोगों को देखेंगे दे आर टोटली मेस्ड अप इन देयर माइंड। अगर वो मैलेफिक इफेक्ट दे रहा है तो आप देखेंगे उनको कभी कहते हैं कि घर से दूर जाता हूँ तो मुझे बहुत पीस मिलता है, कभी फिर कह रहे हैं घर पे आना है मुझे। वो एक कन्फ्यूजन बना रहता है, तो उसको कोशिश करिए उसको सॉर्ट कर लीजिए। और एक और यहाँ पे मैंने देखा है कि बार बार रेजिडेंस चेंज होना, अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो बार बार ट्रांसफर्स होना, अगर आप कहीं रेंटल अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो बार बार अपार्टमेंट चेंज करना, रेजिडेंस बार बार चेंज हो सकता है। तो कोशिश करिए कि वो बहुत बार बार ना हो, उसको खुद से कंट्रोल करिए। और अगर कुछ और रेमेडीज आप परफॉर्म कर सकते हैं इनके अलावा तो वो परफॉर्म करने का ट्राई करिए। जो बिहेवियरल रेमेडीज राहु 4th हाउस की मैंने बताई है डिस्कस करते हुए, उनको परफॉर्म करिए। और कुछ रिलीजियस स्पिरिचुअल रेमेडीज आप परफॉर्म कर सकते हैं तो उनको भी ऑब्वियसली आप करिए। तो अब हम बात करते हैं 5वें घर के राहु के बारे में। एंड दिस राहु, मतलब अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट लगता है राहु का, और अगर आप इस 5वें घर के राहु को सही तरीके से यूज करो तो सबसे वंडरफुल राहु 5वें घर का राहु है। मैं बता रहा हूँ क्यों होता है ऐसा। जो लग्न होता है वो होता है आपका प्रेजेंट, जब आप पैदा हुए जहां से लाइफ शुरू हुई। जो 9th होता है वो होता है पास्ट, और जो 5वां घर है वो है फ्यूचर, वो है आपका विजन, कि आप कितना सोच पाते हो, कि कोई कितना दूर तक का सोच पाता है, वो 5वें घर से। और जितना आपका 5वां घर अच्छा है, 5वें घर का मालिक अच्छा है, उतने आप विजनरी हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, तो आप 5वें घर की रेमेडी करिए, आपको हेल्प मिलेगा, डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगा। तो जो 5वां घर है उससे हम विजन देखते हैं, वो आपका फ्यूचर का थॉट प्रोसेस बताता है कि वो कैसा है। और जब राहु वहां बैठा होता है, अब सोचिए जब राहु जैसा प्लेनेट 5वें घर में बैठा हो और वो अच्छा हो, तो वो क्या, मतलब वो क्या दे सकता है, लाइक यू कांट इमेजिन। आप जितने ऐसे लोग देखोगे कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो अपने समय से बहुत आगे का था और बहुत समय से आगे जाके सोचा। राहु का लिंक आपको उनके 5th हाउस से डेफिनेटली मिलेगा, 200% मिलेगा। विदाउट राहु हैविंग अ कनेक्शन विथ योर 5th हाउस इट इज नॉट पॉसिबल, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये राहु का अगर प्लेसमेंट अच्छा है 5th हाउस में तो वो बहुत उसको ब्रिलियंट बना देता है। उस जो आपका थॉट प्रोसेस है फ्यूचर को लेकर के, जो आपका विजन है लाइफ का, और अगर अफ्लिक्टेड है तो वही जो विजन है, वही जो थॉट प्रोसेस है आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, वही आपके पतन का कारण बन सकता है। तो एक बार एस्ट्रोलॉजर से आप देख लीजिए मिलके बात करके कि वो क्या आपको दे रहा है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो 5th हाउस का राहु है वो लव अफेयर्स में, लव अफेयर्स का भी घर है वो, तो वहां पे थोड़ा सा बिट्रायल आपको दिला सकता है अगर मैलेफिक एस्पेक्ट्स में है, मैलेफिकली प्लेस्ड है। इसके अलावा जो 5th हाउस का राहु है, फेम का भी घर है, 5वां घर, कि आपको कितनी प्रसिद्धि मिलेगी इस जीवन में, आप कितने प्रसिद्ध हो पाएंगे, उसका भी घर है। उसको भी दिखाता है 5th हाउस। अगर वहां पे राहु प्लेस्ड है, ऑब्वियसली अच्छा प्लेस्ड है, तो आपको आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा सकता है। और अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो बदनामी के बदनामी के तरफ भी आपको लेके जा सकता है।
पाँचवाँ घर आपके बच्चों को भी दिखाता है, आपके उच्च शिक्षा को दिखाता है, तो वहाँ से कुछ कार्मिक कनेक्शन, कुछ डिस्टर्बेंसेस आना, उसके थ्रू प्रॉब्लम्स आना, ये चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं। 5वें घर का जब राहु होता है तो ऐसा कहा जाता है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ लोगों को दुःख पहुँचाया, स्पेशली इन द केस ऑफ आई कैन से रिलेशनशिप, दैट इज़ व्हाई यू गॉट 5th हाउस राहु इन दिस लाइफ। सो इस लाइफ में रिलेशनशिप्स में कोशिश करिए कि आपसे कोई गलती ना हो, किसी को चीट ना करें, किसी से झूठ ना बोलें। राहु 5th हाउस में होता है तो राहु लियो और एंड राहु इन द 5th हाउस, राहु लियो में भी मैंने ये देखा है। ऐसे लोग क्या होता है कि जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो पहले दिन दिखा देंगे बिल्कुल लास्ट फेज का सपना, कि वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आई एम नॉट डूइंग एनी जेंडर बायस हियर, वो मैं दोनों के लिए जो भी कह रहा हूँ दोनों जेंडर के लिए इक्वली कह रहा हूँ मैं। तो दे आर लाइक कि ठीक है आई विल मैरी यू ओनली, रिलेशनशिप में जाने के बाद, और बीच में फिर वो अपना वादा हो सकता है तोड़ दें। तो ऐसा मत करिए। अगर राहु लियो में है तो भी ध्यान रखिए, और राहु 5th हाउस में है तो भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जो रिलेशनशिप्स में गलत चीज़ें होती हैं, गलतियाँ होती हैं, उनको ना दोहराइए इस लाइफ में। राहु जब 5th हाउस में है उसके लिए ऑब्सेसिव अफेयर्स में जाना थोड़ा अवॉइड करिए, और कोशिश करिए कि एक जो मोरल एंड एथिकल वे होता है उसके थ्रू आप अपने रिश्तों को निभाइए, और वह ऐसे वादे मत करिए जो आप जिनको निभा नहीं सकते हैं, जिनको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट राहु इन द 6th हाउस। जैसे मैंने कहा कि राहु इन द 5th हाउस मुझे लगता है ऐसा कि बहुत ब्रिलियंट प्लेसमेंट है, लेकिन राहु इन द 6th हाउस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स, तीसरे के अलावा। अब ब्रिलियंट प्लेसमेंट में और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में दोनों में अंतर है, वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। जब राहु 6th हाउस में होता है तो छठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का, और राहु जब यहाँ पे बैठता है तो उन सब का ये संहार करता है, उन सबको खत्म करता है। एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, इंदिरा गांधी का है राहु 6th हाउस में, नरेंद्र मोदी का है राहु 6th हाउस में। जब राहु 6th हाउस में होता है, 6th हाउस को हम पेंडिंग कर्मा के लिए भी यूज करते हैं बहुत हद तक, वहां से हम आपके पेंडिंग कर्मा को भी देखते हैं। तो राहु जब छठे घर में प्लेस्ड होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो जन्म है वो किसी न किसी कर्म के निपटारे के लिए हुआ है। आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि पिछले बहुत सालों में नहीं हो पाई थी। वो आप रिलीजन के बेस पे कह सकते हो, वो आप पॉलिटिकल फील्ड में भी कह सकते हो। सेम विथ इंदिरा गांधी। आपके अगर चार्ट में हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि सब लोग इंदिरा गांधी या फिर सब लोग नरेंद्र मोदी ही राहु 6th हाउस के साथ बनेंगे। अब वो डिविजनल चार्ट के प्लेसमेंट पे आपका हॉरोस्कोप कितना ओवरऑल स्ट्रांग है, क्या वो प्लेसमेंट दे रहा है, क्या वो कॉम्बिनेशंस उसमें हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर राहु छठवें घर में है तो हो सकता है आप अपने कुटुंब का, आप अपने फैमिली का, अपने रिलेटिव्स का कोई ऐसा कर्म हो जिसे आप सॉल्व करने के लिए इस लाइफ में आए हुए हैं। इसके अलावा जब राहु छठे घर में होता है तो जैसे मैंने बताया कि डेड डिजीज एनिमीज एनिमीज का जो इशू है वो नहीं आता है, वो आप उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करते हुए चले जाते हो। इसके अलावा जो राहु 6th हाउस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अगर इंक्लूडिंग मर्क्यूरी बहुत अच्छा प्लेस्ड है, जो 6 का लॉर्ड है वो बहुत वेल प्लेस्ड है, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अगर वैसा नहीं है, अगर मर्क्यूरी या फिर जो जो कि कारक है छठे घर का, नेचुरल लॉर्ड है 6th हाउस का मर्क्यूरी, तो अगर वो वेल प्लेस्ड नहीं है, जो डिस्पोजिटर है वो वेल प्लेस्ड नहीं है, तो फिर ये जो राहु है मैंने बहुत बार देखा है कि प्रोमिनेंटली आपको लोअर एब्डोमेन के डिजीज, स्किन डिजीज भी दे देता है। एरीज लगन के लिए अगर राहु वर्गों में है और मर्क्यूरी वेल प्लेस नहीं है राहु के ऊपर से, या फिर मर्क्यूरी का राहु का ट्रांजिट कहीं ऐसे रॉन्ग प्लेसमेंट से हो रहा है, तो वो ट्रांजिट के टाइम पे आपको एक स्किन डिजीज का एपिसोड देखने को मिल सकता है।
रेमेडी जो होती है 6th हाउस राहु की, 6th हाउस जो है वो कहा जाता है कि रिलेटिव्स का है, आपके मैटरनल्स का है। तो उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप बना के रखिए। अगर उन पे कोई आपदा-विपदा आती है, तो कोशिश करिए कि आप उनकी हेल्प कर पाएँ समय रहते। इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। 6th हाउस राहु की एक और बहुत अच्छी रेमेडी है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको आप फीड करिए। इट कैन बी डॉग, इट कैन बी एनीवन। जो भी डॉग्स आर स्ट्रीट डॉग्स बहुत सारे हैं और उनको प्रॉपरली खाना नहीं मिल पाता है, तो आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जो 6th हाउस राहु है, उसका एक और बहुत अच्छा ये होता है कि जब भी आपके ऑफिस में अगर कोई ऐसा देखेंगे, 10th से 9th है जो 6th हाउस है ना, तो वो ऑफिस में अगर ऐसा कोई पॉलिटिक्स है, ऑफिस में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो दे आर वेरी गुड, वो बहुत अच्छे तरीके से उस इशू को मैनेज करते हैं 6th हाउस राहु के लोग। और जो छठे घर का राहु है, वो इसके अलावा कभी ऐसा आपको हेल्थ का इशू नहीं आने देगा अगर वेल प्लेस्ड है तो, कि आपको बहुत उससे ट्रबल हो। लेकिन हाँ, जो एक जैसे इंदिरा गांधी का जो एंड हुआ, या फिर आप ये कह सकते हैं अगर डिस्पॉजिटर गलत बैठा है या फिर कुछ और मेलेफिक कॉम्बिनेशन D9 वगैरह में हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जो डेथ है वो एक अनडिजायरेबल हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि छठे घर का राहु बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर प्लेसमेंट का कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव होता है। वो हमें देखना होगा, वो हमें समझना होगा और उसको एक्सेप्ट भी करना होगा। अब कोई भी प्लेसमेंट है उसका पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव आपको अब जितना खुशी से आप पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, उतने हैप्पीली आप नेगेटिव वाला भी करिए। वही आपको अच्छा इफेक्ट देगा 6th हाउस राहु का। तो अब हम बात करते हैं राहु 7th हाउस। राहु का जो सबसे डिबेटेबल प्लेसमेंट है, राहु का जो सबसे जिस प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है, राहु 7th हाउस, उस पे हम बात करते हैं। देखिए, जब राहु 7th हाउस में होता है, तो ये डिपेंड करता है कि डिस्पॉजिटर, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हर दूसरे दिन या फिर इंटरनेट पे आप जब स्क्रॉल करते हैं, तो जो लोग वन लाइनर्स लिखते हैं या फिर जो वीडियोस ऐसे ही बनाते हैं जिनको नॉलेज के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, सबका अपना देखने का तरीका होता है, समझने का तरीका होता है, नॉलेज का लेवल सबका अलग अलग हो सकता है। तो राहु जब 7th हाउस में होता है, तो बहुत अच्छा आपको मैनेजिंग स्किल्स देता है राहु 7th हाउस का। अगर कोई सबसे अच्छा मैनेजेरियल पोजीशंस को एक्वायर कर सकता है, देन दे आर द वन, राहु इन द 7th हाउस। राहु इन द 7th हाउस, जैसे आपको पता है 7th हाउस आपके पार्टनरशिप्स का होता है, तो बहुत एक समय पे बहुत सारे लोगों को मैनेज कर पाना, बहुत सारे लोगों के साथ बिजनेसेस कर पाना, वो स्किल आपके अंदर नेचुरली रहती है। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है राहु का जो डिस्पोजिटर है वो कैसा है। अगर वो वेल प्लेस्ड नहीं है, अगर वो कहीं मेलेफिक एस्पेक्ट्स में है, मेलेफिक इफेक्ट में है, मेलेफिक हाउसेस में है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत बार लोग कहते हैं कि 7th हाउस राहु है तो शादी ऐसी है वैसी है, कुछ ऐसा नहीं होता है। 7th हाउस राहु है, बहुत अच्छी शादी मैंने देखी है, बहुत अच्छी शादी चलती है, कोई इशू नहीं होता है। मार्स राहु का मैंने देखा है, बहुत अच्छी शादी चलती है। सैटर्न राहु 7th हाउस, बहुत अच्छी शादी चलती है, कोई कहीं से इशू नहीं आता है। जो हॉरोस्कोप होता है, ये बिल्कुल आप ऐसे समझिए, इट इज़ लाइक वॉच। वॉच में देखते हो ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो रहे होते हैं, बहुत सारी मशीनें उसमें लगी होती हैं, या फिर कोई आप मशीन और भी ले लो, कोई व्हीकल ले लो, तो वो व्हीकल ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चक्के से चल रहा है या सिर्फ इंजन से चल रहा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ मिला है तब वो चल रहा है। तो ऐसा नहीं, कोई एक प्लेसमेंट या तो ना आपको बनाता है ना आपको बर्बाद करता है। तो राहु वैसे ही 7th हाउस में बैठ के मैरिज को वो खराब नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। अगर बहुत 2-3 कॉम्बिनेशन ऐसे हो गए, D9 खराब हो गया, तो जा करके हम कह सकते हैं एक बारी को कि हाँ, आपके शादी में इश्यूज आ सकते हैं कुछ, बिना उसके ऐसे नहीं कहा जा सकता है। राहु 7th हाउस में है, डिस्पोजिटर बहुत वेल प्लेस्ड है, कोई सात्विक प्लेनेट वहां पे है, तो इट कैन गिव यू ब्रिलियंट ब्यूटीफुल लाइफ। और राहु 7th हाउस में अगर राजयोग में शामिल हो गया, तो फिर बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। फिर उसका कोई आप लिमिट नहीं कर सकते हो। और राहु केतु ऐसे प्लैनेट्स हैं
कि आप देख के, समझ के, चार्ट्स में काम करते उनके बारे में सीखते हो। बाकी जो प्लैनेट्स है, मेरा जो एक अनुभव रहा है राहु केतु के बारे में, बहुत सारे जो बाकी के ग्रह हैं आप उनको पढ़ के, जान के समझ सकते हो, बट राहु केतु को आप एक स्तर के बाद पढ़ जान के समझ नहीं सकते हो। आप उनको जब बार बार हॉरोस्कोप्स में देखते हो, डिफरेंट हॉरोस्कोप्स पे काम करते हो, उनका रिजल्ट देखते हो, तो आपको एक प्लेसमेंट समझ में आता है कि हाँ, ये इस चार्ट में ये पैरामीटर हो रहा है तो ये ऐसे काम कर रहा है। देन वो एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे ग्रो होता है तो आप सीखते जाते हो उनके बारे में। तो राहु 7वें घर में है, बहुत अच्छा होता है राहु 7वें घर में। वो हर घर में बहुत अच्छा हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है, वही 7वें घर के साथ है। ऐसा नहीं कि 7वें घर में आ गया तो शादी खराब हो गई, 7वें घर में आ गया तो चीटिंग करेंगे या चीटिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको देखने पड़ते हैं। अगर 7वें घर में राहु है तो हाँ, ये उसका एक इफेक्ट हो सकता है, अगर और भी कॉम्बिनेशंस अलाउ कर रहे हैं तो, कि जो आपका पार्टनर है वो किसी और थोड़ा दूर का हो सकता है, उसका जो बैकग्राउंड है कुछ और आपसे थोड़ा अलग हो सकता है, या फिर जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो बिजनेस पार्टनर है वो थोड़ा आपसे अलग बैकग्राउंड का हो सकता है। राहु 7th हाउस की रेमेडी ये है कि लाइफ में जो भी इल्यूजन्स हैं उनको कोशिश करिए कि सॉल्व करिए अच्छे से, और बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स मत रखिए अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजन मत रखिए लाइफ में। मेडिटेशन जैसे लग्न के लिए होता है वैसे 7th हाउस के लिए भी मेडिटेशन, राहु अगर है वहाँ पे तो मेडिटेशन बहुत एक अच्छी रेमेडी होती है। अब हम बात करते हैं राहु इन द 8th हाउस के बारे में। राहु 8वें घर में है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? तो क्या राहु 8वें घर में है तो आपको बर्बाद कर देगा? बहुत सारे थंबनेल्स होते हैं यूट्यूब पे कि 8वें घर का राहु आपको बर्बाद कर देगा। तो क्या आपको डरना चाहिए 8वें घर में राहु है तो? नहीं, डरना नहीं चाहिए। डर इंसान को कमज़ोर बना देता है। डर इंसान को डर जो है वो सारी चीज़ें आपसे वो छीन लेगा जो आप कर सकते थे। तो डरना नहीं है, राहु केतु मंगल शनि कहीं पे भी कोई हो, डरना नहीं है जीवन में। राहु जब 8वें घर में होता है तो सडन इवेंट्स होते हैं लाइफ में, बिल्कुल होते हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबके लाइफ का अलग एक पेस होता है, सबके लाइफ का एक अलग आप ये कह सकते हो कि अनफोल्ड होने का लाइफ का तरीका अलग होता है। राहु किसी का 8th हाउस में मिला है तो उसको बहुत बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली हुई होंगी। अगर वो बेनिफिशियली प्लेस्ड है राहु तो इतना पैसा देता है, एटलीस्ट अगर थोड़ा सा भी अच्छा है वो 8वें घर का राहु थोड़ा सा भी अच्छा है तो वो एटलीस्ट आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा अच्छा बना देगा, अपने कुटुंब में यू गोना बी बेस्ट वन इन द इन मॉनेटरी टर्म्स, आई कैन से। राहु जब 8वें घर में है तो कभी कभी अगर वो इल इफेक्ट दे रहा है तो डर लगना, फोबिया होना, थोड़ा सा ऐसा कुछ होना कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल किसी को कोई डिजीज हुआ, कोविड हुआ कहीं पे, कोविड हुआ था तो आपको लगा कहीं मुझे ही ना हो जाए, कि आपने सुन लिया कि किसी को कोई डिजीज हुआ है तो आपको लग रहा है रात में कि अब कहीं अगले दिन मुझे ना हो जाए। ऐसी चीजें आपके मन में आती हैं राहु जब 8वें घर में होता है तो। राहु जब 8वें घर में होता है तो उसका एक अच्छा इफेक्ट ये होता है कि आपको ऑकल्ट में इंटरेस्ट देगा। अगर वो पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ऑकल्ट में आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। आई हैव राहु इन द 8th हाउस एंड विथ 8वें घर का राहु का तो एटलीस्ट मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको दे सकता हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं दूसरे के चार्ट से पढ़ के, किताबें पढ़ के, मेहनत करके बता रहा हूँ। जो आपका अगर 7वें घर का राहु होगा तो यू नो हाउ इट इज 7th हाउस राहु, आप खुद से पूछ लीजिए कि वो कैसा रहा, कैसी उसकी महादशा रही। हाँ, एक होता है कि वो कैसा आप एस्ट्रोलॉजर हो नहीं है मुझे पता है, लेकिन हाँ, आपको पता होगा आपकी लाइफ अब तक कैसी रही है तो आपको उससे फेयरली आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इसका रिजल्ट कैसा रहा, ये अच्छा रहा कि बुरा रहा। वैसे ही जो 8वें घर का राहु होता है, अगर आप ऑकल्ट में हैं तो इट कैन गिव यू वंडर्स, और प्रेडिक्शन में आपको बहुत अच्छा बना सकता है ये। और अपनी दशा महादशा में अगर आ गई आपके जीवन काल में
तो अगर वेल प्लेस्ड है, कोई राजयोग में इन्वॉल्व है, तो आपको बहुत ऊपर तक ये लेके जा सकता है अपनी दशा में, महादशा में। 8वें घर का राहु होता है तो कोशिश करिए कि जो इन-लॉज़ हैं, उनसे बेहतर संबंध बना के रखिए, उनसे अच्छे रिलेशंस बना के रखिए, वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। कभी-कभी इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं, अगर राहु जो है 8वें घर में थोड़ा बहुत इट इज़ नॉट सो वेल इफ राहु इन द 8th हाउस एंड इसके अलावा जो 8वें घर का राहु है, वो एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो ट्रेडिंग होता है, वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे ये ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट में लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे उसका, लेकिन कंसल्टेशंस ऐसी मैं करता हूँ कि लोग आते हैं, इतना लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए, सडन पैसा बनाना, बेटिंग करना, उन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अगर स्पेशली आप राहु दशा में हैं तो, या फिर राहु की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, जो एक पीरियड्स होते हैं 2-3 लेवल पे, कोशिश करिए कि उसमें जो है ट्रेडिंग वगैरह थोड़ा पॉज़ कर दीजिए। और अगर बुरे कॉम्बिनेशंस में है तो मैं बार-बार कह रहा हूँ, 8वें घर का राहु आपको ऑल ऑफ सडन वेल्थ भी दे सकता है। इसके अलावा राहु 8वें घर में एक और इसका मैं इल इफ़ेक्ट देखता हूँ 8वें घर का राहु जब रहता है तो इट इज़ नॉट सो कॉमन, बहुत लोग बताते हैं और बहुत लोग नहीं बताते हैं। बहुत सारी सेक्सुअल फैंटेसीज़ होती हैं ऐसे इंसान के लाइफ में एंड दैट कैन कॉज़ यू ट्रबल। मैं बहुत ऐसे सारे केसेस देखता हूँ और जब आप प्रेडिक्ट करते हो तो कुछ लोग कंफर्म करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट अगर आपका 8वें घर का राहु है तो आपको हो सकता है कि ऐसे लोग मिले जिनके पास बहुत सारी सेक्सुअल फैंटेसीज हों। ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं, आपके पार्टनर्स, आपके लव अफेयर्स में जो भी लोग मिलते हैं, या फिर आपके पास ऐसा हो सकता है तो उसको अवॉइड करिए। इसके अलावा राहु 8वें घर का है तो कोई भी ऐसा ट्राई करिए कि एक ही इंसान के साथ रिलेशनशिप में बने रहिए और जितना आप डिग्निटी मेंटेन कर सकते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में, सेक्सुअल बिहेवियर में, उसको ऑब्वियसली आपको मेंटेन करना चाहिए। 8वें घर का राहु होता है तो एक और जो मैंने बुरा इफ़ेक्ट देखा है 8वें घर के राहु का, वो है इमोशनल ट्रॉमा मिलना। और ये लगभग मैं हर चार्ट में देखता हूँ, कभी ना कभी लाइफ में आपको बचपन हो सकता है, अब जो जहाँ पे डिस्पॉइस्टर है, जैसा कॉम्बिनेशन हो रहा है, वो आपका एडल्टहुड हो सकता है, वो आपका टीनेज हो सकता है, इमोशनल शॉक लगता है, कुछ ऐसा आपके साथ होता है कि वो आपको झकझोर के रख देता है। तो वो मैंने देखा है 8वें घर के राहु के रिजल्ट में कि प्रोमिनेंट चीज़ होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा भी है, जैसे मैंने कहा वेल्थ के लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। 8वें घर का राहु एल्बर्ट आइंस्टाइन का था। कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, अगर ऑकल्ट में है आप, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो समय से आगे की चीज़ है, या फिर जैसे एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, या फिर एनर्जी से कुछ उसको डील करना है, उसमें यू कैन डू वंडर्स। नो, इफ राहु इज वेल प्लेस्ड इन D10, कंसिडरिंग इट, उसको कंसिडर करते हुए आपको इसका रिजल्ट देखना है। अब ऐसा नहीं कि D10 में राहु जो है बहुत बुरा प्लेस्ड है और आप कह रहे हैं कि आपने कहा था कि 8वें घर का राहु है, और ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है। तो वो D10 वगैरह आपको जो भी डिविजनल चार्ट्स होते हैं, इट्स वेरी कॉमन, आपको कंसिडर करना चाहिए। जो 8वें घर की रेमेडी है वो है भगवान भोलेनाथ के सामने समर्पित हो जाइए। बजरंगबली के सामने जो है, अ, राहु के लिए एक बात कही जाती है, चंद्रादित्य विमर्दनम। जब आप श्लोक पढ़ेंगे राहु का तो उसमें एक वर्ड है चंद्रादित्य विमर्दनम, जो जो जिसने चंद्रमा का और आदित्य का, सूर्य भगवान का भी मर्दन कर दिया। तो अब ऐसे में कौन आपकी हेल्प कर सकता है? ऐसे में वो आपकी हेल्प कर सकता है जो बचपन में ही सूर्य को खिलौना समझ के निकल गया था, वो है बजरंगबली। बजरंगबली भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर के सामने आप समर्पित होइए, उनकी पूजा करिए। अगर कुछ राहु का इल इफेक्ट है 8th हाउस में बैठकर, 8वां घर जो होता है वो मंगल उसका कारक है, शनि कारक है, और मंगल शनि की रेमेडी कौन है? बजरंगबली है। तो आपको वहाँ से बिल्कुल हेल्प मिलेगी। आपको वो करेज, वो जो एक आप कह सकते हैं कि
जो उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलना चाहिए वो कंसिक्वेंसेस आपके लाइफ में होंगे। तो अब हम बात करते हैं राहु 9th हाउस के बारे में। जब राहु 9वें घर में होता है तो बहुत बार कहा जाता है इट्स नॉट गुड, बिलीफ सिस्टम का ऐसा हो जाता है, छोड़ देते हो फैमिली, अपने फैमिली जो बिलीफ्स हैं उसको फॉलो नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 99.99% केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राहु 9th हाउस इज अ गुड प्लेसमेंट। एवरी राहु इन विच एवर हाउस राहु इज, इट्स अ ब्रिलियंट प्लेसमेंट फॉर यू। जस्ट बिलीव दैट इट इज ब्रिलियंट फॉर यू। अगर आप डाउट करोगे, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार यही फीड करते रहोगे कि राहु गलत है, शनि गलत है, चंद्रमा गलत है, तो जो गलत नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। देर इज अ बुक कॉल्ड वेरी, आई थिंक इट्स अ बुक ऑफ जोसेफ मर्फी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यू शुड रीड दैट बुक, दैट्स ब्रिलियंट बुक। और बार बार आप ये बताओगे कि राहु 9वें घर का है तो पापा के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, पापा मेरे साथ ये कर देंगे, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। लोकमान्य तिलक का जो राहु है वो जुपिटर के साथ कंजंक्ट था 9th हाउस में। अगर राहु 9th हाउस में बहुत मैलेफिक एस्पेक्ट्स में है, बहुत बुरा रिजल्ट दे रहा है, बहुत बुरा मतलब बहुत बुरा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, डिविजनल चार्ट में भी कहीं भी वो पॉजिटिव नहीं है, तब जाकर के एक संभावना बनती है कि हाँ आपको परेशान कर सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जो भी एक ट्रेडिशन है समाज का, आप कुछ उससे हट के करेंगे ना, तो लोग बोलेंगे आपको, और काम है मतलब लोग इतने फ्री हैं कि दे आर रेडी टू यू नो कमेंट ऑन यू। दे आर वर्थलेस इन देयर लाइफ। आप उनकी लाइफ देखिए, खुद ही उनके लाइफ में कुछ नहीं है, एंड दे आर रेडी टू जज यू, दे आर रेडी टू कमेंट ऑन यू। तो राहु 9th हाउस ये प्रॉब्लम देता है, आपके ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको जज करने के लिए, कमेंट करने के लिए खड़े होते हैं। और वो आता कहाँ से, क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, थर्ड से 7th है 9th हाउस ना, तो जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका सबकॉन्शियस है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वो नॉर्मल नहीं है। वो जो सारे लोगों का है, जो एक भेड़ चाल है, वो नहीं है आपका। वो चाहे राहु कैसा भी है वैसा आपका नहीं है। आई मीन टू से दैट राहु चाहे कैसा भी है, बुरा है या अच्छा है, लेकिन जो एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है उससे हटके आपका सोच है, उससे हटके आपकी सोच है। और पहले आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरी सोच अलग है, मुझसे नहीं होता है फॉलो जो नॉर्मल रिचुअल्स हैं। मैंने देखा है राहु 9th हाउस जब इनको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं तो पूजा नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर बहुत सारे लोग देख रहे हैं इनको, तो दे कांट परफॉर्म रिचुअल्स। ये अकेले में कर लेंगे, अकेले में हवन पूजा पाठ सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर दूसरा बंदा वहां आ गया, दूसरा पर्सन वहां पे आ गया, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू परफॉर्म रिचुअल्स, टू एक वो जो ट्रेडिशन है उसको वो कर पाना। और बहुत बार मैंने ये देखा है कि राहु 9th हाउस जो है वो आपको आई कैन से, जो एक नॉर्मल बिलीफ सिस्टम है, जो नॉर्मल अभी तक बना हुआ है, जैसे धर्म में बना हुआ है कि आप रोज मंदिर जाइए फॉर एग्जाम्पल, तो राहु 9th हाउस ऐसा सोच सकता है कि मैं रोज मंदिर क्यों जाऊं, मैं क्यों ना किसी की हेल्प करूं, मैं क्यों ना कोई जो परेशान है उसके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूं, तो डेफिनेटली उसको मुझसे हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो राहु 9th हाउस का एक और मैं कह सकता हूँ कि जो अच्छा इफेक्ट है, वो है आपको जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि वो थॉट प्रोसेस सेम नहीं रहता है सबके जैसा। और राहु 9th हाउस में है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो है अगर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। राहु 9th हाउस में है किसी का, उससे मैंने कहा कि आपको मंडे के दिन जो है वो मिल्क जो है भगवान शंकर पे चढ़ाना है। तो ये इंसान पहले ये सोचेगा कि भगवान शंकर पे मैं दूध चढ़ाने के बजाय मैं क्यों ना किसी गरीब को दे दूं। भगवान शंकर तो बहुत खुश होंगे कि आपने गरीब की मदद की है। मैं उनके सामने नॉर्मली जाके प्रणाम कर लूंगा और दूध मैं किसी जरूरतमंद को दे दूंगा। तो ऐसा थॉट प्रोसेस हो सकता है, नथिंग रॉन्ग इन इट, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। वो समाज को लग रहा है कि आप गलत हैं, वो और लोगों को लग रहा है कि आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो उनको लग सकता है, लेकिन आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, मोर देन परफेक्ट, यू आर मैजिकल। राहु 9th हाउस होता है
तो बहुत बार अगर डिस्टर्ब है तो हाँ, वो फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स को, फादर का लाइफ में प्रेजेंट ना रहना कभी-कभी होता है कि अगर बहुत मैलेफिक एस्पेक्ट्स में है तो बहुत बुरा रिजल्ट दे रहा है तो, कि फादर का जो है वो प्यार नहीं मिलना, वो फादर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाना, वो एक उसका इल इफेक्ट होता है। अदरवाइज जो राहु है 9th हाउस का, वो आपको बहुत अच्छा धार्मिक नरेटर बना सकता है। रिलीजियस रिलीजियस जो चीज़ों को लोग बताते हैं, कथावाचक कहना थोड़ा सा मुझे यहाँ पे गलत लग रहा है, कथावाचक नहीं बना पाएगा। होते भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बना भी सकता है, लेकिन वो आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाती है, जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाता है। तो आप बहुत अच्छा, बहुत माइन्यूटली जो आप कहते हो ना बिटवीन द लाइन्स, जो धार्मिक ग्रंथ है आप उनको डिकोड बहुत अच्छा कर सकते हो। वो आपके अंदर इनहेरिटेड होता है राहु 9th हाउस के अंदर। और आप देखेंगे कि जो एक गुणता जो राहु 9th हाउस आपको दे सकता है चीज़ों को आप डिकोड करने की, वो और प्लेसमेंट से शायद ना आए, अगर राहु अच्छा प्लेस्ड है तो। राहु 9th हाउस की एक रेमेडी ये होती है कि ठीक है, आपका जो विचार है वो आप बिल्कुल उसे फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके समझ में आता है वो करिए। स्वतंत्र रहने का, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है, संविधान भी देता है। आप भी उसको फॉलो करिए, आप बिल्कुल आज़ाद हैं। लेकिन कोशिश करिए कि रोज़ मंदिर विजिट कर आइए। कोशिश करिए ऐसा कि रोज़ भगवान के दर्शन करके मंदिर में आ जाइए। वही बहुत है, राहु 9th हाउस में है तो अब वो आपको अच्छा इफ़ेक्ट देगा। और राहु 9th हाउस में है तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा कि ठीक है, विचार अलग रखिए, लेकिन ऐसे चीज़ों में मत फँस जाइए जो आपको ट्रबल कर दें। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? विचार उतने ही अलग रखिए जितना कि जिससे समाज की व्यवस्था बनी रहे। समाज को राहु बुरा होता है तो अब मैंने देखा है कई बार, वो कंसल्टेशंस में आपको क्वेश्चन करने लगेगा। अगर वो बुरा है तो, कि नहीं कहाँ लिखा है, कैसे, अब कहाँ से मैं आपको दिखाऊँ कि कहाँ लिखा है? कई बार हुआ है मेरे साथ ऐसा कि अब वो इंसान पूछ रहा है कि मर्क्यूरी मेरा अच्छा है कि नहीं? इन्होंने तो कहा था कि मर्क्यूरी बहुत अच्छा है, तो उनको हो सकता है ना पता हो आपका मर्क्यूरी अच्छा। ये हुआ था मेरे साथ एक बार, दैट पर्सन वाज़ सेइंग दैट माय मर्क्यूरी इज़ वेरी गुड एंड ऑल दैट। अगर मर्क्यूरी अच्छा है, तो फिर स्किन डिजीज़ क्यों है आपको 6 साल से? अ, तो वो कई बार आर्गुमेंटेटिव आपको बना देता है, अगर इल इफेक्ट दे रहा है तो कोशिश करिए कि आर्गुमेंटेटिव मत बनिए। बहुत ज़्यादा रेबेलियस मत बनिए। समाज की व्यवस्था को, दूसरे लोगों के पीस को थोड़ा ध्यान में रखिए, उसके बाद अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और राहु 9th हाउस बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। आप उससे बिल्कुल परेशान मत होइए। कोई भी प्लेसमेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी प्लेसमेंट अच्छा या बुरा नहीं होता है। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। कहीं अच्छा हो रहा होता है, कहीं बुरा हो रहा होता है। तो अभी हम बात करते हैं राहु इन द 10th हाउस। अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। राहु 10th हाउस के बारे में, राहु जब 10वें घर में होता है तो डेफिनेटली आप करियर में एक्सेल करोगे, करियर में आगे जाओगे। अगर वो थोड़ा सा भी ठीक ठाक प्लेस्ड है D10 में, तो करियर में आप अच्छा करने वाले हैं, उसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अगर बहुत बुरा भी प्लेस्ड है 10th हाउस में, थोड़ा तो अच्छा होगा ही, ऐसा नहीं सब कुछ, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो आप करियर में अगर थोड़ा एफर्ट करते हैं, बशर्ते कि आप प्रयास करें, तो आप अच्छा करेंगे करियर में। इसका बिल्कुल यकीन रखिए। एक नाम याद आ रहा है यहाँ पे, श्री के एन राव जी का, द लिविंग लेजेंड के एन राव। उनका जो राहु है वो 6th हाउस में है, और जुपिटर एग्जॉल्टेड होके उस राहु को देख रहा है, और ये राहु उस जुपिटर को देख रहा है, 5th एस्पेक्ट। एंड आई डोंट थिंक आई शुड इन्फॉर्म यू अबाउट श्री के एन राव। तो राहु जो है, अगर 10th हाउस से कनेक्शन होता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड प्लेसमेंट। फॉरेन कनेक्शंस होना, फॉरेन में जाके जॉब करना, और देखेंगे कहीं ना कहीं आपको भेजता है, ये लेके जाता है। श्री के एन राव भी गए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका राहु 10th हाउस में है एंड दे वर्कड इन द फॉरेन। बहुत सारे नहीं, लगभग 90% चार्ट्स में आपको मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं फॉरेन का एक आपको लिंक दे देगा। पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। 10वें घर का राहु 2nd हाउस को देख रहा है। जब राहु 10th में है
तो 5th एस्पेक्ट उसका जो है वो 10वां घर कह रहा हूँ, दूसरे घर पे जाता है। तो पैसे के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना देता है, पैसा आपके पास ठीक-ठाक रहता है जीवन में, अगर धन योग वगैरह बन रहा है थोड़ा-सा भी, तो पैसा रहेगा। जो 10वां घर है आपका, आपके फादर की फैमिली होती है, तो फादर की फैमिली में कोई ना कोई ऐसी एक ट्रेजेडी हो सकती है जिसका इफ़ेक्ट आप पे पड़े, जिसका इफ़ेक्ट आपके व्यक्तित्व पे पड़े। और या ये भी हो सकता है अगर 10वें घर में राहु बैठा है और बहुत ही अच्छा है, तो आप अपने जो पूरा का पूरा फादर की फैमिली मीन्स खानदान जिसे हम कहते हैं, तो उसमें यू कैन बी द बेस्ट वन इन योर होल फैमिली टू डू समथिंग, टू डू ग्रेट इन योर लाइफ। 10वें घर के राहु की जो बिहेवियरल रेमेडी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए खुद से, और ईगो को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। इल्यूजनरी आइडियाज़ मत लेके आइए। करियर अब ऐसा नहीं कि जो 20 साल बाद का अभी डिसीजन ले लिया कि 20 साल बाद मैं जो है कि ये काम करूंगा, अभी लोन ले लेता हूँ इसके लिए, ऐसा काम मत करिए। होता है कभी कभी राहु राहु इज नॉट वेल प्लेस्ड, तो ऐसे डिसीजंस इंसान ले लेता है, तो ऐसा मत करिएगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक राहु इन द 10th हाउस इज अ बैड प्लेसमेंट, इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट एंड इट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट इफ इट इज वेल प्लेस्ड। D10 में अच्छा है थोड़ा सा भी। तो दूसरी चीज़ ये है कि करियर में जो है, करियर की बातें बहुत सारे लोगों से शेयर मत करिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं ऐसे लोगों के, तो कोशिश करिए कि खुद से कंपटीशन करिए और अपना स्टैंडर्ड नीचे मत करिए कभी भी। स्टैंडर्ड आपका बहुत ऊपर है, तो उसको कभी भी उस स्टैंडर्ड को डाउन मत जाने दीजिए, उसको मेंटेन करके रखिए। वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। होप आपको समझ में आया होगा 10th हाउस राहु के बारे में। तो अब हम बात करते हैं राहु इन द 11th हाउस। देखिए जो 11वें घर का राहु होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, राहु इन द 3rd हाउस, राहु इन द 6th हाउस, राहु इन द 10th हाउस एंड राहु इन द 11th house. It's a brilliant Rahu. If it is getting supported by a bit of benefic placements, a bit of yogas, then it is going to do wonders for you. You don't have to worry about it. आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अगर इस थोड़ा सा भी योग, कोई अच्छे योग में है, कोई बेनिफिक प्लैनेट एक्सॉल्टेड होकर इसको देख रहा है, और कुछ इसके साथ अच्छा हो रहा है इस राहु के साथ, तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा ये। देखिए जो 11वां घर है वो बहुत इंटेंस है, उसकी एनर्जी बहुत हाईली इंटेंस है उसकी एनर्जी। वो क्यों है? क्योंकि वो 12वें घर से 12वां है और 6ठवें घर से छठा है। दो हाउसेस की एनर्जी को वो बहुत इंटेंसली अपने अंदर होल्ड करके रखता है। अगर आपको कलयुग में 11वें घर में राहु मिला है, तो ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। वो घर इच्छाओं का है, ऑब्वियसली आपको इच्छाएं देता है। वो बुद्ध ने कहा था कि इच्छाएं मत रखिए, जीवन में दुखों का कारण है इच्छाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इच्छाएं आपको रखनी चाहिए, लेकिन इच्छाएं पॉजिटिव रखिए अपने पास। और जिस जीवन में दुख नहीं है, जिस जीवन में परेशानी नहीं है, उन्होंने किसी और दुख के बारे में कहा था कि आपके वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। आपकी इच्छाएं जो हैं वो किसी के लिए प्रॉब्लम का कारण न बने। वो सबके दुखों को दूर करने वाली इच्छाएं होनी चाहिए, ना कि खुद का भला करने की इच्छा होनी चाहिए। वो 11th हाउस नेटवर्किंग का होता है, 11th हाउस आपका प्रोफेशनल फैमिली होता है, 11th हाउस आपके कनेक्शंस को दिखाता है। तो उसका यूज़ करिए, अपनी इच्छाओं को मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। इतनी मेहनत करिए कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं आपकी, जो जो आपने सोच रखा है अपने लिए कि मेरा स्टेटस ये होना चाहिए, मेरे पास ये रिसोर्सेज होने चाहिए। लेकिन उसका यूज़ भलाई के लिए करिए, लोगों के हेल्प के लिए करिए, सिर्फ अपने लिए मत करिए। जब आप दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए अपनी इच्छाओं का प्रयोग करते हैं, जो भी आपने जीवन में अर्जित किया है, तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। आप बुद्ध के विजन को सार्थक करेंगे। तो कोशिश करिए कि इच्छाएं रखिए, बहुत सारी इच्छाएं रखिए, पॉजिटिव इच्छाएं रखिए, लोगों की खूब सारी मदद करिए। जो जितना मेहनत हो सकता है मेहनत करिए, आगे बढ़िए, पैसा अर्जित करिए, धन अर्जित करिए, पैसा कमाइए और उसे मासेस के हेल्प में, जनता जनार्दन के उपकार पर उपकार में उसको खर्च भी करिए।
11th हाउस जो राहु है वो पैसे के लिए, आपके कनेक्शंस के लिए, नेटवर्किंग के लिए, बच्चों के लिए। जो 7th है, 7th से 5th होता है वो, अगर आप थोड़ा गौर फरमाएंगे तो वो 5th से 7th होता है। आपका, आपकी जो डॉटर इन लॉ है, जो आपकी बहू है, मतलब जो आपके बेटा या बेटी की जो भी जो पहली संतान है, 5th हाउस, उसके स्पाउस को हम कहते हैं। इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल, इट कैन बी डॉटर इन लॉ, इट कैन बी सन इन लॉ। वो दामाद और बहू कुछ भी हो सकते हैं। तो उनके फेवर का कॉम्बिनेशन होता है, और वो डिपेंड करता है कि वो कैसा राहु वहाँ पे प्लेस्ड है, कनेक्शंस कैसे हैं राहु के, वो डिविजनल चार्ट्स में कैसा है, उसके हिसाब से। लेकिन रिजल्ट आपको इनके थ्रू देखने को मिल जाएगा उस 11th हाउस राहु का। कई बार होता है कि यू नो वो राहु जो है वो धन योग तो दे रहा है, लेकिन इट इज गेटिंग फ्रक्टिफाइड थ्रू योर किड्स, है ना, वो बुढ़ापे में जाके हो रहा है। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे कि होता है ऐसा, राहु 11th हाउस में हो तो। इसके अलावा जब राहु 11th हाउस में है तो मैं ये कह सकता हूँ कि फेम के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट होता है राहु 11th हाउस। इसके अलावा ऐसा कोई इसका थोड़ा डिजायर्स पे कंट्रोल करिए। रेमेडीज की बिहेवियरल रेमेडी ये है कि ऐसा कोई बहुत स्काई रॉकेट डिजायर मत रखिए। सिर्फ अपना 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 नहीं करते रहना है ना। जो भी इच्छाएं रखिए, जैसे मैंने पहले बताया, पॉजिटिव रखिए, दूसरों के लिए रखिए, दूसरों का भला करिए, ये सारी चीजें करिए, आगे बढ़िए, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है इसमें। लेकिन ऐसा कुछ मत करिए तिकड़म लगा के कि आप भी परेशान हो, दूसरे भी परेशान हो। कभी कभार प्रोफेशनल फैमिली में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो आपके कलीग्स हैं उनसे आपको प्रॉब्लम्स, जेलसी देखने को मिल सकती है। उसको मैनेज करिए। अब वो जल रहे हैं तो आप भी टिट फॉर टैट की नीति पे मत जाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। जो भी इच्छाएं हैं उनको थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिकल रखिए। एक वर्ड में ये आपको बताना चाहूँगा, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है 11th हाउस राहु के लिए। कभी कभी बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी मिसिंग होती है। कोई भी इच्छा है तो देखिए कि क्या आपको, लेट्स सपोज आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, देख लीजिए कि क्या आपको स्टॉक्स के बारे में पता है, आपने पूरा होमवर्क कर लिया है। बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि हाँ, मुझे ऐसा कोई लॉस नहीं होगा जिससे मेरे लाइफ में बहुत बड़ा डेंट आ जाए, इतना होगा कि मैं झेल लूंगा। तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए उसमें। बिल्कुल ब्लाइंड होके उसके पीछे मत भागिए, पैसे के पीछे किसी भी विल को फुलफिल करने के लिए ऐसा मत करिए। ये अगर ऐसा करते हैं तो more or less Rahu in 11th house is a good placement, is a supporting placement, I can say, not good or bad, but it's a supporting placement for your whatever you want to do in your life. होप अभी क्लियर है, राहु 11th हाउस का जो प्लेसमेंट है वो आपको क्लियर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं राहु इन द 12th हाउस, 12वें घर का राहु। देखिए 12वें घर का 12वां घर जो है, इट इज हाउस ऑफ डोनेशन, दान का घर है वो। वीनस एक्सॉल्टेड है वहाँ पे, शुक्र एक्सॉल्टेड है 12वें घर में। और जो 12वां घर है वो स्पिरिचुअलिटी का है। राहु वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल नहीं है, राहु इज नॉट वेरी कंफर्टेबल देयर। एक ये जो प्लेसमेंट है 12वें घर राहु की, वो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कुछ मैटर्स में आपको स्ट्रेस ये देता है, ये वाला जो 12वें घर का प्लेसमेंट है। देखिए राहु का, जब आप, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब राहु की आप, राहु भगवान की पिक देखते हैं तो उसमें उनका पूरा ऐसे जो फेस है वो ओपन है, मतलब जो मुंह है वो ओपन है, और वो सब कुछ ले रहे हैं अपने अंदर, और 12वां घर देने का है। तो मेलेफिक्स को देना नहीं आता है, वो बहुत दूसरों के बारे में उनको कैसे सोचना है, they don't know. And 12th house is all about how you think about other, what you can give to others. That is why Venus is exalted. A relationship is all about giving out, right? And Rahu is not very comfortable in giving out. Rahu is just want to take and take. जो भी ले सकते हैं वो राहु लेना चाहते हैं। तो 12वें घर का जो राहु है वो फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप फॉरेन लैंड पे जाके रहते हैं, एक नेटिव है, कई बार वो फॉरेन सेटलमेंट तो कराता है, लेकिन स्लीप का घर है, आइसोलेशन का घर है, तो कई बार रेस्टलेसनेस दे देगा,
बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं। फॉरेन लैंड्स पे कभी-कभार बहुत टेंस सिचुएशन होना कि इंडिया जाऊँ, कि इसी देश में रहूँ, कहाँ पे जाऊँ? जॉब में कभी-कभार इश्यू आ सकता है, अगर D10 में उसका जो है थोड़ा-सा भी इल इफ़ेक्ट हो रहा है D10 में, तो जॉब में कभी टेंस सिचुएशन हो सकती है कि इधर जॉब जा रही है, उधर बिल्कुल मतलब कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग मैं कह रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन होता है। 1-2 बार 1-2 फ़ेजेज़ आपके लाइफ़ में आएँगे, 12th हाउस राहु है तो, कि वो जो सिचुएशन है वो बहुत कन्फ्यूज़िंग हो जाती है 12th हाउस राहु के लिए। इसके अलावा 12th हाउस राहु जैसे मैंने बताया फॉरेन लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है अगर फॉरेन सेटलमेंट आप चाहते हैं तो। उसके अलावा स्लीप के इश्यूज़ थोड़े बहुत दे सकता है 12th हाउस राहु आपको। राहु 12th हाउस का मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, पैसे के लिए भी अच्छा होता है। बट हाँ, लॉसेस कभी-कभी आपको चंक में हो सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी रहती है 12th हाउस राहु के बारे में। अदर देन दैट अगर राहु बहुत बेनिफिशियली प्लेस्ड है 12th हाउस में, तो आपको स्पिरिचुअली बहुत हाइट पे लेके जा सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस जिनको होते हैं, नियर डेथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हो सकते हैं आपको 12वें घर राहु के साथ। जो आउटर एनर्जीज का फील होना है ना? पूजा करते समय या फिर साधना करते समय, स्पिरिचुअलिटी में सबको वो एक आई कैन से आउटर एनर्जी का वो फीलिंग नहीं आता है, गूज़बम्प नहीं आता है। आप वो पहले व्यक्ति हैं जो जो गूज़बम्प को फ़ील कर सकते हैं अगर आपका 12th हाउस में राहु है तो। राहु 12th हाउस में है तो। इसके अलावा राहु जो 12वें घर का होता है, मेडिटेशन के थ्रू थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाइए, देर देर तक मत सोइए। रात में देर तक मत जगिए, कोशिश करिए, बहुत प्रयास करिए, एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसे लोग रात में बहुत जगते हैं, तो रात में मत जगिए 12वें घर में राहु है तो। कोशिश करिए जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, उन उन सन गेजिंग करिए, उन सूर्य नमस्कार करिए, अगर ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं तो करिए, मेडिटेशन करिए। इसके अलावा स्लीप साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 12th हाउस राहु इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब योर स्लीप साइकिल। जैसे मैंने कहा कि रात में देर तक जगना और सुबह देर से उठना, बट उसके अलावा ये जो टाइम होता है सोने जगने का, उसको बहुत डिस्टर्ब करके रखता है ये। वो फिक्स ऐसी जॉब में आप हो सकते हैं जिसमें कुछ फिक्स ही नहीं है, कब सोना है, कब जगना है, कब उठना है। और वो एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। तो ट्राई करिए कि एक रूटीन मेंटेन अगर आप कर पाते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। रेमेडी जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन करना, घी का जो है आप दिया जला सकते हैं मंदिर में डेली, साउथ वेस्ट में दिया जला सकते हैं। इसके अलावा भगवान शंकर की पूजा करना, मेडिटेशन जो है ऐसे थोड़ा पहाड़ों वाले मंदिर पे जाके मेडिटेशन वगैरह करना, या फिर पहाड़ों में फ्रीक्वेंट विजिट करना, घूमना फिरना, ये आपको हेल्प कर सकता है। 12th हाउस राहु इज आई कैन से अ बिट ऑफ डिफिकल्ट प्लेसमेंट। अगर आप बैलेंस कर पाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि वो बुरा इसलिए हो जाता है, थोड़ा सा बुरा नहीं, अनकंफर्टेबल मैं कहूँगा, बुरा गलत शब्द मैंने यूज़ किया, सॉरी फॉर दैट। बुरा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि जो 12वां घर है ना, उसकी बहुत यू नो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिग्निफिकेशन बहुत अलग हैं, और राहु बहुत अलग सिग्निफिकेशंस को रखता है। तो दैट कैन ट्रबल यू अ बिट, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में वो आपको डाल सकता है। बट लाइफ में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्होंने अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस किया, उस पे विजय पाई और आगे बढ़े। तो कोशिश करिए जो भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, उसको ओवरकम करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। राहु 12वां घर आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ऐसा कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है राहु 12वें घर को लेकर के। थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशंस अगर हैं आपके लाइफ में, देन इट्स अनदर अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग। कई बार बहुत कंफर्टेबल लाइफ हो जाती है, उसी में लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर है कुछ तो उसको यूज़ करिए पॉजिटिवली। होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने इस वीडियो में राहु के बारे में, राहु जो 12 घर में 12 हाउसेस में बैठ के कैसे रिजल्ट देते हैं राहु देव, उसके बारे में बताया। और राहु इज़ अ ब्रिलियंट प्लैनेट, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा है।
जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम फिर किसी अच्छे टॉपिक पे बनाएँगे। हो सकता है मैं अगला वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो केतु देव पे बनाऊँ। केतु का जो 12वें घर पे रिज़ल्ट होता है वो क्या रहता है उस पे बनाऊँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।